नो लॉस, इस बात का क्या मतलब है? नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये कि आपको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मतलब ये कि आपने सपोज दो वस्तुएं खरीदी, आपने सर्फ खरीदा, आपने साबुन खरीदा, किसी भी दाम में खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको सर्फ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया और साबुन पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा कि नहीं? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यह है कि जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है वही आपका टोटल सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन इस बात का एक मतलब और है। सपोज आपने दो चीज खरीदी, सर्फ और साबुन। आपने सर्फ खरीदा 120 रुपए का, साबुन खरीदी आपने 80 रुपए की, आपने सर्फ को बेचा 130 रुपए में। तो अब बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए। 120 प्लस 80 200 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस भी कितना है? 13 7 20 200 रुपए। यानी कि सामान टोटल जितने रुपए का था उतने रुपए में ही बिक गया, नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि एक सामान पे जितने रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है, एक सामान पे, दूसरे पे आपको उतने ही रुपए का लॉस हुआ है। आपने जितना प्रॉफिट एक वस्तु पे कमाया है, दूसरी वस्तु पे उतने ही रुपए का लॉस हो गया है। क्लियर? इसी को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां से दो चीजें समझने को मिली कि टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। एक सामान पे आप जितना कमाओगे दूसरे पे उतना ही नुकसान अगर हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसी पे भी सवाल करेंगे। 93 92 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं जी। निकिता ने एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचा और 20% का गेन हुआ। उसने एक वॉल क्लॉक को 1008 में बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे बताओ, यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं आप? यहां से निकिता ने, मेरे प्यारे भाई सॉरी, निकिता ने एक टेबल फैन खरीदा है, टेबल फैन, और एक खरीदी है वॉच। टेबल फैन का सीपी क्या है? निकिता ने टेबल को 840 रुपए में बेचा और 20% का प्रॉफिट हुआ। ये 120% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू ये हो गई। 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 12 सत्ते 84 यानी कि 700 रुपए। तो टेबल फैन का जो कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए है। निकिता ने दीवार घड़ी को 1008 रुपए में बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी क्या होगा? 1008 में से किसी सामान को बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ, 112% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 से मेरे दोस्तों 25 और ये 28, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 28 से मेरे दोस्तों जाएगा 28 तिया 84, बचेगा 16 और 28 छिक्का, यानी कि 36 गुणा 25 आ गया 900 रुपए। यानी कि वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपए है। तो मैंने यहां से दोनों का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब क्या बोला है? वह टेबल फैन को 900 रुपए में बेचती है। दीवार घड़ी को मिनिमम किस कीमत पे बेचना चाहिए जिससे कि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो? वह टेबल फैन को बेचती है 900 रुपए में। टेबल को मेरे दोस्तों उसने कितने बेचा? 980 रुपए में बेचा। तो दीवार घड़ी को किस रुपए में बेचना चाहिए जिससे कि कोई नुकसान ना हो दोनों सौदों को मिलाकर? प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के अगर बराबर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 700 900 1600 रुपए। तो सेलिंग प्राइस भी 1600 रुपए होना चाहिए। 980 में क्या जोड़े कि 1600 हो जाए? 620 रुपए। यानी कि टेबल जो है आपकी उसको दीवार घड़ी को 620 रुपए में बेचना चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन गया भाई। 700 का सामान 980 में आपने बेचा, 280 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो वॉच पे आप 280 का नुकसान करवा लो। 900 में 280 का नुकसान करोगे तो 620 पे बेचनी पड़ेगी। काफी बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना? कल मैंने आपको सेम कॉस्ट प्राइस समझाया, सेम सेलिंग प्राइस समझाया। आज आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे उतने रुपए का नुकसान हो गया। अक्षर में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही लॉस है। इसका मतलब ये कि पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे उतने रुपए का नुकसान हो गया। अगर पहले आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस हुआ है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए कि नहीं? भाई अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई आदमी सर्फ खरीदता है, एक साबुन खरीदता है। मेरे प्यारे रवि रंजन सवाल पढ़ो। सर्फ पे अगर कोई आदमी 10 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है, साबुन पे 10 रुपए नुकसान कमा लेता है, तो ओवरऑल जीरो पे आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यानी कि एक अगर आर्टिकल ए पे 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। जैसे दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बटे बी, 20/25 इधर जाएगा। अभी 5 चौक 20, 5 बचे 25। दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का मेरे प्यारे भी रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों का टोटल सीपी क्या है? ए की वैल्यू 4 है, बी की 5, 4 और 5 9 यूनिट। सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 1080 रुपए के बराबर दी है। आपसे पूछा दोनों के क्रिया मूल्य का डिफरेंस। क्रिया मूल्य का डिफरेंस कितना है? 4 और 5 का डिफरेंस है 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या है? 1080 को 9 से भाग करेंगे 120 रुपए, 120। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू 120 रुपए है, क्रिया मूल्य डिफरेंस आ गया। बड़ा बेसिक सवाल है सर। या तो मैं दोनों के अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, फिर वहां से सेलिंग प्राइस निकाल लूं। समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से दूसरा कि आप रेशियो में काम कर लो। भाई आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इनमें दो दो जीरो चिपका लो। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इनमें दो दो जीरो चिपका लो। भाई ए का कॉस्ट प्राइस 700 यूनिट है, बी का कॉस्ट प्राइस 800 यूनिट है, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1500। दोनों का टोटल सीपी क्या आएगा? 1500 यूनिट। सवाल में 1500 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7500 रुपए। दोनों सामान को 7500 रुपए में खरीदा है, कितने गुना है? 5 गुना। अगर कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा कोई दिक्कत नहीं होती, पूछा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। भाई अगर ए का कॉस्ट प्राइस 700 है,
पहले सामान को 16% के लाभ पर बेचा है, तो 700 का 16% होता है 112, 16 सत्ते 112, यानी कि पहले सामान को इतने में बेचा है, पहले सामान को इतने रुपए में बेचा है। परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैंने 2 जीरो चिपका दी, 2 जीरो से गुणा कर दी। दूसरे आर्टिकल को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरे आर्टिकल का सीपीए 800, 800 पे 14% लॉस हुआ, 800 का 14% 112 है ना, 8 गुणा 14 112। दूसरे आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा है। आपसे पूछा है दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपको देना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे, यही आपको बताना है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अभी 700 में से 800 को घटाओ माइनस का 100, 112 में से माइनस के 112 को घटाओ 224, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 124 यूनिट, 120 यूनिट, 124 यूनिट। तो दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट आ गया। 124 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से गुणा करेंगे 620 रुपए, तो 620 रुपीस दोनों आर्टिकल की वैल्यू है। एक तो तरीका इसका ये हो गया करने का, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तो तरीका यहां से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉरी 20% 1/5 आएगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से 1/4 लिख दिया, 1/5 होना चाहिए था, सॉरी 1/5 होना चाहिए था। बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोसेस सेम है, बस मैंने फ्रैक्शन को गलत लिख दिया, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। डाटा काफी आसान है, 100 मान के हो जाएगा। एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। 20% लाभ मतलब अगर 100 का सामान है मेरे दोस्तों, 100 यूनिट का सामान है, तो सामान देगा कितने में, 120 में। अगर वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती, 50 रुपए कम में खरीदी होती, 50 रुपीस कम में, क्लियर है, और उक्त मूल्य पर ही बेचता, मतलब 120 यूनिट में बेचता, सेलिंग प्राइस को नहीं चेंज किया, 120 में ही बेचता, तो 25% प्रॉफिट होता। सेलिंग प्राइस उतना ही रखा, तो प्रॉफिट कितना होता बच्चों, 25% प्रॉफिट होता, 25% का लाभ होता। आप किसी सामान को 120 में बेच रहे हो, आपको 25% लाभ हो रहा है, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है जरा बताओगे। 25% लाभ का मतलब 4 से 5, 5 की वैल्यू अगर 120 है 24 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 24 गुना होगी, 96, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 96 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 96 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, वस्तु का सीपी 96 होगा, यानी कि पहले सामान को 100 में बेच रहे थे, अब सामान को, पहले सामान का कॉस्ट प्राइस 100 था, अब सामान का कॉस्ट प्राइस 96 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना कम हुआ, 4 यूनिट। सामान में 4 यूनिट की वैल्यू ही मेरे दोस्तों 50 रुपए दी है, 4 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य कितना है, 100 यूनिट, 100 यूनिट का मान निकालना है, तो दोनों 25 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 से गुणा करेंगे तो 1250 रुपए, 1250 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य आ जाएगा। डी ऑप्शन है सामने बात में। दो व्यापारी फर्स्ट और सेकंड, दो व्यापारी फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही व्यापारी अलग हैं, ये उनके कॉस्ट प्राइस है और यहां उनके सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब मेरी बात को आप गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो व्यापारी हैं, पहला व्यापारी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट सीपी को बेस मान के, दूसरा मूर्ख है सेकंड व्यापारी, वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के। दोनों अपने सामान को सेम प्राइस पे बेचते हैं, 3760 रुपए, दोनों ने अपने सामान को सेम दाम में बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि हमें 17.5% प्रॉफिट हुआ, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं। उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है। आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस भी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो फिर डिफरेंस कहां से है प्रॉफिट में, क्योंकि एक दोनों आदमी, पहला आदमी सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकाल रहा है, दूसरा एसपी को बेस मान के। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/40। पहला जो व्यापारी है वो सीपी को बेस मान के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, कि पहला व्यापारी के लिए, पहले व्यापारी का अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 47, 40 पे 7 जोड़ेंगे, पहले व्यापारी का कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो सेलिंग प्राइस 47 है। दूसरा व्यापारी भी ये कहता है कि भाई साहब मुझे 17.5% प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालता है, सेलिंग प्राइस को बेस मान के, कि दूसरा व्यापारी कहता है कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 40 है, अगर मैंने किसी सामान को 40 पे बेचा है तो मुझे 7 का प्रॉफिट हुआ है, 7 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 में से 7 घटाएंगे 33, तो सेकंड व्यापारी के लिए सीपी से एसपी का रेशियो ये होगा। चंदन भाई समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो दोनों के सीपी से एसपी का रेशियो अलग अलग है। पहला व्यापारी सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो 40 के सामान पे 7 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 47 होगा। दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट करता है, कहता है 17.5% प्रॉफिट और 7/40, यानी कि बेस सेलिंग प्राइस है, किसी सामान को 40 में बेचा, 7 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा 33। दोनों के लिए लिख लिया रेशियो अलग अलग। अब आगे क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि दोनों व्यापारी अपने सामान को सेम दाम पे बेचते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों व्यापारी अपने दाम को सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं। इसका सेलिंग प्राइस 47 है, इसका 40 है, गलत बात है, दोनों को सेम करना होगा। 47 और 40 को सेम करने के लिए यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो को, यहां पूरे रेशियो को 40 से गुणा करनी होगी, यहां किससे गुणा करनी होगी, यहां पूरे रेशियो को 47 से गुणा करनी होगी 47 से। आप बोलोगे हाँ जी सर गुणा आ गया, तो देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 47 गुणा 40 हो गया, इसका भी 47 गुणा 40 हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। अब पूछा उनके प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस आपसे पूछा, तो आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी में से एसपी घटाना है, एसपी में से सीपी, तो इसमें पहले व्यापारी का प्रॉफिट का, इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 47 में से 40 घटाएंगे 7, पहले व्यापारी का प्रॉफिट है। दूसरे का क्या आएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो 47 तो कॉमन ही आ जाएगा, 47 तो कॉमन ही आ जाएगा, 40 में से 33 घटाएंगे 7। आप बोलोगे जी सर ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट है, दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट है, अब आपको इनका भी डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो 7 तो कॉमन ही आ जाएगा, 7 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 40 और 47 का डिफरेंस 7 होता है, 7 7 49 यानी कि 49, तो प्रॉफिट का डिफरेंस आया 49, तो आंसर जो भी आएगा 49 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। आंसर जो भी आएगा वो 49 का मल्टीपल होगा, जो कि सी ऑप्शन है, बात समाप्त। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी हो जाएगा भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, इसका भी 47 गुणा 40, इसका भी 47 गुणा 40, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ही सवाल में कितनी रखी है, 3760 रुपए रखी है, सेलिंग प्राइस सवाल में 3760 रुपए रखा है। 47 गुणा 40 कितना होता है मेरे दोस्तों, 160 में 28 अगर जोड़ूंगा तो 188, 188 का दुगना है ये मेरे दोस्तों, 2 टाइम्स है दुगना। अगर सेलिंग प्राइस दुगना है तो 49 यूनिट की वैल्यू भी दुगना होगी, 98 रुपीस। ये दोनों के एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया, सी ऑप्शन इसका आंसर है, बहुत अच्छा सवाल है। कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस को बेस मान के, बी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, या जो उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए, प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस जो है दोनों के लिए सेम है, ठीक है भाई। दोनों को 28% प्रॉफिट हुआ, तो आपसे पूछा ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों को ही 28% प्रॉफिट हुआ, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 7/25 ये होती है, तो 7 तो कॉमन ही आ गया, 32 माइनस 25 7 7 7 49, तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 49 यूनिट, 49 यूनिट। 49 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है, 588 रुपए रखी है सवाल में, 49 यूनिट की वैल्यू कितने गुना, 49 एकम 49 9 49 दूनी 58, 12 गुना, 12 टाइम्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 12 गुना है। आपसे पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहां से निकालो, यहां से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है ये 25 गुणा 32, 25 गुणा 32 का मतलब मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट के लिए 12 आई है ना, 32 गुणा 25 गुणा 12 रुपए, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल का करेक्ट आंसर है।
हालांकि 32 की अगर 25 में गुणा करेंगे तो 800 आएगा, 800 की गुणा 12 में करेंगे तो 96 रुपए। तो प्रत्येक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 9600 रुपीज है, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 हमने 49 से। एक आदमी ने 561 आर्टिकल खरीदे हैं 3200 रुपए में, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदने दो। ही सेल्स 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस। उसने सारे आर्टिकल का 5/11 हिस्सा 27% लॉस पे बेचा। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल। बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना चाहिए, सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन द ट्रांजैक्शन, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो प्यारे भाई सुनो, ये जो आपको लाइन रखी है इसका उतना ही मतलब है जितना मोदी जी के भाषणों का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलेगा दोस्त, सवाल में क्या बोला है कि एक आदमी सारे आर्टिकल का 5/11 हिस्सा बेचता है 27% के लॉस पे। यानी कि सपोज एक आदमी ने टोटल अगर 11 आर्टिकल खरीदे हैं, अगर एक आदमी ने टोटल 11 आर्टिकल खरीदे हैं, तो 11 में से 5 आर्टिकल उसने बेचे हैं 27% के लॉस पे। लॉस मतलब नेगेटिव। तो बाकी कितने बचे? 6 आर्टिकल, 11 में से 5 गए 6 आर्टिकल, बाकी के 6 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए उसको, जिससे कि कोई ओवरऑल मेरे प्यारे भाई ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, यानी कि ओवरऑल 0% पे रहे, ना नुकसान हो ना फायदा हो। बताइएगा, करो मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब अगर यहां आपको 5 रुपए पे 27% लॉस हुआ है, 5 रुपए का 27%, तो यहां आप उतना ही प्रॉफिट कमा दो, 5 रुपए का 27% प्रॉफिट करवा लीजिए। यहां पर आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। यहां जितने का लॉस हुआ यहां उतना प्रॉफिट कर, यहां 5 रुपए का 27% लॉस हुआ या 5 का 27% प्रॉफिट करवा लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 रुपए है, 6 रुपए के समान पर तो बटे 6। आप बोलोगे हाँ जी सर, 9 1 से 3 से 3 नाम 27 3 दूनी 6, 45 बटे 2 यानी कि 22.5%। तो 22.5% के प्रॉफिट में आपको बेचना चाहिए, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समाप्त, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई अगला, बेसिक सवाल था, 100 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करिएगा, आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। बनाओ सवाल क्या है। सवाल है एक आदमी ने 1596 आर्टिकल खरीदे हैं 45,300 में, ठीक है, खरीदे तो 1596 आर्टिकल, उसने 608 आर्टिकल को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। 456 आर्टिकल को उसने बेचा, 456 आर्टिकल को 20% के लॉस पे। तो बाकी बचे एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ही हैड टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल। रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचना चाहिए, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देनों से ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि 0% पे सिमट जाए। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, सवाल बड़ा ही सिंपल है, ये लिख रहा हूं मैं आर्टिकल्स। एक आदमी ने 600 आर्टिकल खरीद के बेचे 25% के प्रॉफिट पे, 456 आर्टिकल 20% के लॉस पे। तो रिमेनिंग आर्टिकल कितने? व्हाट इज रिमेनिंग आर्टिकल? टोटल आर्टिकल 1596 खरीदे थे, 1596 में से इन दोनों घटाओ, 608 में अगर 456 जोड़ूंगा तो 1064 हो गया। इन दोनों का सम कितना? 1064। तो 1596 में से 1064 आप घटाओगे तो 532, 532 रिमेनिंग आर्टिकल। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए कि ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कोई लाभ या हानि ना हो। तो आप क्या करते हो? बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हो मेरे प्यारे भाई, ये बेस वैल्यू का आप रेशियो ले लोगे, हो जाएगा। बताओ, 608 आर्टिकल बेचे 25% के प्रॉफिट पे, 456 आर्टिकल बेचे 20% के लॉस पे, 532 आर्टिकल रिमेनिंग है, उनको कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन सारे आर्टिकल पे, सारे सामान में मिला के कोई लाभ या हानि ना हो। तो आप इसका रेशियो ले लो मेरे दोस्तों। किससे जा रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है मेरे प्यारे भाई? डिवाइड हो रहा 8 से है भाई। 8 6 48 मेरे प्यारे भाई, और 8 6 नहीं, 8 7 56 और 8 6 48, और ये 8 5 40 और 8 7 56, और 8 से मेरे दोस्तों 8 6 48 और 532, यानी कि 19 से डिवाइड हो रहा है। 7 19 जा रहा है ना, 19 से डिवाइड हो रहा है, काट लेंगे तो 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 76 और 19 दूनी 38 मेरे प्यारे भाई, और कितना हो जाएगा आपका? 19 8 152, फिर कट गया 4 से, 4 8 32, 4 6 24, 4 7 28, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 7, ये आर्टिकल का रेशियो आ गया। यानी कि आदमी ने जो आर्टिकल ब्रेक करे हैं वो इस रेशियो में करे हैं, 8 रेशियो 6 रेशियो 7 के रेशियो में। मैं हमेशा ही समझा देता हूं कि बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लिया करो, ठीक है भाई। 8 रेशियो 6 रेशियो 7, बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लिया करो भाई। जो आर्टिकल्स का रेशियो है वही कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बेसिकली सीपी का ही रेशियो है। सपोज आप मार्केट में जाते हो, आप चावल खरीद के लाते हो मेरे दोस्तों, चावल का दाम है 25 रुपए पर किलो वाले, चावल का प्राइस क्या? 25 रुपए पर किलो के चावल मेरे दोस्तों खरीदते हो, ठीक है ना। दो टाइप के चावल, 25 रुपए पर किलो वाले। ये चावल आपने 50 किलो खरीदे, ये वाले चावल आपने 80 किलो खरीदे, तो आपने सामान मेरे दोस्तों किस रेशियो में खरीदा है? तो आप देखोगे 25 कट जाएगा। तो जो आर्टिकल का रेशियो है वही सीपी का रेशियो आया, यानी कि आर्टिकल अगर आदमी ने इस रेशियो में ब्रेक करे है तो कॉस्ट प्राइस भी इसी रेशियो में रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल में बोला कि भाई ये सामान तो बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, ये सामान बेच दिया 20% लॉस पे, ये कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए कि ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो मेरे प्यारे डाटा काफी आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। यहां आपको 8 रुपए का 25% प्रॉफिट हुआ, 8 का 25% कितना होता है? 200%। यहां आपको 8 रुपए का 25% 200% का प्रॉफिट हुआ, 200% का, क्लियर है। यहां क्या हुआ? 6 रुपए का 20%, 6 रुपए का 20%, यानी कि यहां आपको 120% का लॉस हुआ मेरे प्यारे, 120% का। ओवरऑल जीरो होना चाहिए, 200 है ये -120, तो जीरो करने के लिए 200 है ये -120 या -80 आना चाहिए कि नहीं? -80% आना चाहिए, -120 -80 -200 और 200 कट गया, यानी कि यहां आपको -80% मेरे दोस्तों होना चाहिए लॉस, 80% लॉस। लेकिन कितने रुपए के सामान पर? 7 रुपए के सामान पर, तो बटे 7, यानी कि रिमेनिंग सामान को आपको 80/7%, रिमेनिंग सामान 7 का है ना, 80/7 के लॉस पे बेचना पड़ेगा, जो कितना जाएगा? 11 बार जाएगा, 11 77, तो अप्रॉक्स 11.42% के आपको लॉस पे बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन इसका उत्तर है। मैं पेपर में आया है, सॉरी प्री के पेपर में, मींस में नहीं आया वाला, ठीक है ना। इसी टाइप का सवाल है, वैरायटी चेंज है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता, उसमें से 1/5 केले सड़ गए, इसने उसे फेंक दिया, उसने अपने पास के केलों में से, यानी कि बचे केलों में से, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम। अब उसके पास जो केले बचे हैं, रिमेनिंग जो केले हैं उसके 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा, बाकी केलों को 10% के लाभ पर बेचा। कुल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। देखो, अगर किसी भी सवाल में
नॉर्मल सवाल है। हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ये करते हैं हम। लेकिन अगर किसी सवाल में रिमेनिंग शब्द आता है कि भाई एक आदमी ने 1/5 केले फेंक दिए, फिर जो उसके पास केले बाकी जो रिमेनिंग केले हैं, फिर उसमें से 2/5 केलों को बेचा 15% के लाभ पर। अगर किसी सवाल में रिमेनिंग शब्द आता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेते, हम डिनोमिनेटर का लेते हैं मल्टीपल, कैलकुलेशन आसान रहती है। ये बात भूलना मत, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रिमेनिंग शब्द नहीं आता, एलसीएम ले लो। अगर रिमेनिंग शब्द आता है कैलकुलेशन कम करनी तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल ले लो। यहाँ बटे 5 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, 5 और 5 का मेरे दोस्तों मल्टीपल कितना होता है 25। तो मैंने मान लिया कि एक व्यापारी ने 25 केले खरीदे, कितने केले खरीदे 25 केले खरीदे व्यापारी ने, तो 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना होता है 5। 5 केले सड़ गए और फेंक दिए। अगर कोई सामान खराब हो जाता है और आप उसको फेंक देते हो तो इस बात का मतलब यह है कि आपको उस पर 100% का लॉस हुआ। भाई ये पेन है, ये पेन आप खरीद के लाए मार्केट से 15 रुपए का, ये पेन आपके दोस्त ने इस पेन को चुरा लिया तो आपको 15 रुपए के सामान पे 15 रुपए का लॉस हो गया। परसेंटेज में कितना 100%। कोई सामान आप खरीद के लाते हो, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, इसका मतलब आपको उस सामान पे 100% लॉस हो गया। 15 का पेन खरीदा था, दोस्त ने चुरा लिया, 15 रुपए के सामान पे 15 का लॉस हो गया, 100%, 1 यूनिट का मतलब 100% लॉस हो गया। तो मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों आपने 25 केले खरीदे थे, 25 का 1/5 कितना होता है 5। 5 केले आपने सड़ गए, 100% लॉस हो गया। तो 25 में से 5 केले सड़ गए, बचे कितने केले 20, बचे कितने 20 केले बचे। 20 का 2/5 कितना होता है, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 को बेचा 15% के लाभ पर। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, सवाल भी पढ़ते रहो साथ साथ। 25 में से 5 केले सड़ गए, बचे 20, 20 का 2/5 कितना होता है 8। 8 केले उसने बेच दिए 15% के प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट पर। बचे कितने केले, 25 में से 5 और 8 13 केले ठिकाने लग गए, बचे 12, 12 केले और बचे। 25 में से 5 और 8 13 ठिकाने लग गए, 12 केले बचे, 13 12 25। बाकी केलों को बेचा 10% के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ, आपसे पूछा है। करिए दोस्तों, डाटा काफी आसान है, तो मैं क्या लगाऊंगा, वेटेड एवरेज लगाऊंगा, वेटेड एवरेज डिविजन ले लगाऊंगा। या 5 रुपए का 100% कितना नुकसान हुआ, माइनस का 500। 8 रुपए का 15% 120, 12 रुपए का 10% 120, माइनस का 500, 120 120 240, माइनस 500 में 240 जोड़ेंगे, माइनस 260% का आपको नुकसान हुआ, माइनस 260 का नुकसान हुआ है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट नहीं हुआ। माइनस 260% लॉस हुआ। कितने रुपए के सामान पर, ओवरऑल सामान है कितने का, 25 का, 5 8 13 और 12 25 का सामान है मेरे दोस्तों, तो आपको इतना नुकसान हुआ। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो भी आंसर आएगा 10% से ज्यादा आएगा तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 25 होता है। मृत्युंजय विशाल कह रहे 100% कैसे आया, दोबारा बता दो। कितनी बार बता दूं मृत्युंजय विशाल तुम लोगों को। कोई फल व्यापारी केले खरीदता उसमें से 1/5 भाग के, कि अगर आपको ओवरऑल निकालना है इस सामान पे प्लस इस सामान पे प्लस इस सामान पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, डाटा इजी है तो वेटेड एवरेज, डाटा टिपिकल है तो डेविएशन। यहाँ बहुत सिंपल है, देखो या 4 रुपए का 15% 60 प्रॉफिट है, या 20 या 60 60 प्रॉफिट है, या 20 पंजे 100 माइनस 100 लॉस है। 60 60 120 120 माइनस 100 20 20%, तो 20% का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों कितने सामान पे, आप कहोगे सर 4 3 7 5 12 के सामान में बटे 12। यानी कि आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 20/12% का हुआ है, 20/12% का। और आपको प्रॉफिट हुआ कितना है, 138.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी वैल्यू ही मेरे दोस्तों इसके बराबर है। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 20/12% का, हुआ कितने का 138.5 रुपए का, तो इसकी वैल्यू बराबर हो गई। ये 12 इधर चला जाएगा तो 20% की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 20%। क्या बोलोगे जी सर, सवाल में आपसे पूछा सामान का क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य मतलब सामान का 100% का मान पूछा है, 100% निकालना है तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 5 ही आ जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 हो गया 60। तो जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्तों 7800 प्लस 510 यानी कि आ जाएगा 8310 रुपए। 8310 इस सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन। 55/3% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। यदि मैं इन सभी कोटों को 12% के ही लाभ पर बेच देता तो 1520 रुपए कम मिलते। अगर 55/3% प्रॉफिट में ना बेचकर 12% के प्रॉफिट में बेचता तो कितना परसेंट कम होता प्रॉफिट, घटाइए तो 12 तिया 36, 12 तिया मेरे दोस्तों 36 हो जाएगा। 55 में से जब 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19, 19/3% आपको प्रॉफिट कम होता। सवाल में इसी की वैल्यू 1520 रुपए दे रखी है, दे रखिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1% की वैल्यू कितनी 19 8 152, 3 से गुणा हो जाएगी। 1% की वैल्यू आ गई बच्चा 240, 100% की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो चौका दो 24,000 रुपए। ये सारे ही कोर्स का टोटल कोर्स का क्रिया मूल्य आ गया 24,000 रुपए, क्योंकि सारे कोर्स जो हैं वो 24,000 रुपया के हैं। लेकिन आपसे सारे कोट का लागत नहीं पूछा, प्रत्येक कोट की लागत पूछी है भाई। तो 120 कोट की कीमत है ना 24,000, एक कोट की कीमत क्या होगी बटा 120 करेंगे, यानी कि 200 रुपए के कोट है, ठेले से लिए हैं 24,000 बटे 120। आप अलमारी, बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है, क्या बोला है मैं बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोला इसने, कॉस्ट प्राइस बोला है। बोला है कि टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो चेयर से 200% ज्यादा है, और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो अलमारी से 20% कम है। चेयर जो अलमारी से 20% सस्ती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मेरे प्यारे भाई अलमारी अगर 5 रुपए की है तो चेयर 4 रुपए की है। क्लियर, ऐसा बोला गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बोला है। अब पहली लाइन, टेबल का जो कॉस्ट है वो चेयर से 20% ज्यादा है, 200% ज्यादा है। 4 का 200% 8 होता है, 4 से 8 ज्यादा करोगे 12, यानी कि टेबल का सीपी 12 है। ये रेशियो आ गया, ये एक टेबल एक चेयर एक अलमारी के सीपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। क्लियर 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 है भी। अलमारी मेरे दोस्तों 5 की है तो चेयर 4 की है, टेबल चेयर से 200% महंगी है तो 4 से 200% ज्यादा 12 होता है, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर डिक्रीज बाय 25%, ईच टेबल और ईच चेयर का कॉस्ट 20 कितना घट जाता है, 25% घट जाता है। टेबल का प्राइस भी 25% घट गया, चेयर का प्राइस भी 25% घट गया। एंड द कॉस्ट ऑफ अलमारी, अलमारी इंक्रीज बाय 25%, अलमारी का जो कॉस्ट है वो 25% बढ़ जाता है 25%, ये बोला है। क्लियर। तो 4 मेज, सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो 4 टेबल इतने रुपए के होंगे मेरे प्यारे भाई। भाई ये तो एक टेबल के सीपी है ना, एक एक सामान का है। 4 टेबल मेरे दोस्तों इतने के होंगे, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी, 8 अलमारी इतने की होंगी। अब इनके सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी, क्या आ जाएगा सीपी का रेशियो। तो आप कहोगे सर ये जा रहा है यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 चौक 48 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 बार जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये 4 दूनी 8 10 बार जाएगा, यानी कि सीपी का रेशियो हो गया ये। और उस पे 25% 25% और -25 -25 25% बढ़ाया गया। ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आएगा, ओवरऑल नहीं कर सकते थे क्या, 12 गुणा 25 300,
5 गुणा 25 125, माइनस का 300, माइनस का 125 425, और ये प्लस का 250, तो करो कितना आएगा 175 आ जाएगा माइनस का। माइनस का 300 प्लस का 250 माइनस का 50 हो गया, माइनस 50 में माइनस 125 जोड़ेंगे तो माइनस 175% का आपको टोटल लॉस हो गया। टोटल कितने के समान पे 12 5 17 और 10 27 के समान पे बटे 27 आप बोलोगे हाँ जी सर। फाइनल आंसर माइनस आया तो इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा, कितना आएगा 27। देखो सारे ऑप्शन जो 7 के नजदीक 6.5 6.9 27 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 140 और 49 189 आएगा मेरे दोस्तों। 27 से 7 करा जाए तो 189 आएगा, लेकिन ये तो 175 है, काफी कम है, तो 7 के नजदीक नहीं आएगा, 7 से कम। ठीक है भैया, 7 के नजदीक नहीं आएगा, 7 से काफी कम होगा, तो 6.5% के आसपास डिक्रीज आएगा। यही है मैं बोलो, अप्रॉक्स आंसर है इस सवाल का, एग्जैक्ट नहीं है। सोफा सेट का जो कॉस्ट है वो टेबल से 225% ज्यादा है। सोफा सेट की कीमत 34% घट जाती है, टेबल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो आपसे पूछा है कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा 2 सोफा सेट और 3 टेबल के प्राइस में इनिशियल कॉस्ट की तुलना में। देखो यहाँ पे दो ही आर्टिकल बोले, सोफा जो है वो टेबल से 225% ज्यादा कीमत का है, 225% का फ्रैक्शन वैल्यू 25% 1/4, 225% 9 गुना है 25 सिनेमा 225 9/4। कहने का मतलब ये हुआ कि टेबल अगर 4 रुपए की है तो सोफा 13 रुपए का है, ये हो गया कहने का मतलब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सोफे की जो कीमत है वो 34% घट जाती है और टेबल की जो कीमत है वो 25% बढ़ाई जाती है। सर में ऐसा भी बोला जा सकता है कि सोफे को 34% लॉस पर बेचा गया, टेबल को 25% प्रॉफिट बेचा गया। तो दो सोफा सेट एक सोफा सेट 13 का, दो इतने के होंगे, और तीन टेबल इतने की होंगी मेरे प्यारे भाई, 3 टेबल, इन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है लॉस हुआ। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों आप रेशियो ले लो भाई, ये तो एक सोफा एक टेबल का सीपी 13 रेशियो 4, दो टेबल और दो सोफा और 4 टेबल के सीपी का रेशियो क्या है 2 दूनी 4। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना है 13 रेशियो 6, कितना आ गया बच्चों 13 रेशियो 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सोफा और एक टेबल के सीपी का जो रेशियो होगा वो 13 रेशियो, सॉरी 2 सोफा और 3 टेबल के सीपी का रेशियो 13 रेशियो 6 आएगा। कितना चेंज हुआ ओवरऑल, जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर वेरी इजी कैलकुलेशन दिस इज 13 गुना 34 कितना आएगा मेरे दोस्तों 390 है, और 52 432 आ गया, माइनस का 432, और 25 6 का कितना आ गया 150 आ गया, ये है ना कि नहीं 442 आएगा, सॉरी 390 और 52 442। तो माइनस 442 में 150, तो पहले 142 खत्म करो 300, फिर 8 और खत्म करो 292, तो माइनस का 292% आया मेरे प्यारे भाई। ये लॉस हुआ है आपको, लॉस कितने के समान पर 13 6 19 के समान पे बटे 19 ये आ गया। तो इतने का आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज तो आंसर है नहीं। ये कितना है 19 1 कम 19 और बचेगा 10, तो 19 पंजे 95 ही जा पाएगा, यानी कि 15.4% डिक्रीज आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। के लाभ पर संतरे का तो मैं टेस्ट ही भूल गया हूं। यदि फलों के क्रिया मूल्य का अनुपात 2 3 5 है और फल फ्रूट्स आर सोल्ड इन द रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 2, फल 5 4 2 के अनुपात में बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। देखो फलों के क्रिया मूल्य का रेशियो, ये एक सेब एक केला एक संतरे के सीपी का रेशियो, फल बेचे हैं इस रेशियो में, यानी कि जैसे एक सेब 2 रुपए का है, आपने 5 सेब बेचे तो कितने के बिकेंगे 2 पंजे 10। अभी आप एक केला 3 रुपए का, आपने 4 केले बेचे तो कितने के बिकेंगे 12 के 3 चौक 12। एक संतरा 5 का है, आपने 2 बेचे हैं, यानी कि 10 5 दूनी 10। तो आपने जो सामान है वो इस रेशियो में किया, आपको सीपी का रेशियो निकालना था। पहले बच्चों किसका रेशियो निकालना था, सीपी का रेशियो निकालना था। 10 12 10 का रेशियो मेरे दोस्तों देखो 2 से कट रहा है 5 6 5, किससे कट रहा है मेरे दोस्तों 5 6 5, 5 रेशियो 6 रेशियो 5 आ गया। आपसे पूछा ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, ओवरऑल यहां पे वैसे ऑप्शन था वैसे 25, ऐसे छोड़ सकते हैं। या देखो 20 पंजे 100 प्लस 25 का 150 प्लस 150 150 150 300 और 100 400 400% हो गया मेरे प्यारे भी आपको प्रॉफिट, कितने के समान पे 5 5 10 6 16 पे 400 बटे 16 यानी कि 25% प्रॉफिट हो गया, सॉरी 25%। डी आंसर है। जो भी आंसर आता है इस सवाल का वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है ओवरऑल। अगर मिनिमम प्रॉफिट 20 है मैक्सिमम 30 है तो आंसर 20 30 के बीच में रहेगा, 20 30 के बीच में ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी ये सवाल किया जा सकता था केवल ऑप्शन से। आगे चलेंगे सर, अब क्या आपको चांदी का ऑस्कर, सवाल नंबर 107, आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं सवाल से, बना दो करो। सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। मतलब उसने कुछ सामान को 30% के प्रॉफिट पर बेचा है और 26 वस्तु के सीपी के बराबर कीमत वसूल कर ली, 26 वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर दाम पे बेच दिया। तो उसने वस्तुएं बेची कितनी होंगी 20 बेची होंगी, 20 वस्तुएं बेची 20 बेची होंगी भाई। 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं का दाम मिलेगा, 20 रुपए के सामान पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं के बराबर की कीमत वसूल करोगे। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी उसने 20 वस्तुएं बेची हैं 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर। बाकी कितनी वस्तुएं भाई, टोटल तो 40 खरीदी थी, 40 में से 20 बेची 30% के लाभ पर, तो बची कितनी 20 वस्तुएं, बची 20 वस्तुएं बेची 18% के लाभ पर। आपसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत क्या है, जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा है और 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के दाम पर बेच दिया, 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। तो उसने बेची कितनी 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं का आपको प्राप्ति होगी। तो उसने जो सामान बेचा है वो 20 रेशियो 1 क्या हो गया, 20 रेशियो 20 क्या हो गया, 1 रेशियो 1 का रेशियो हो गया। अगर सीपी का ही रेशियो 1 रेशियो 1 है तो ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज होता है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा 30 और 18 का एवरेज 48 बटे 2 24%, तो ओवरऑल आपको 24% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर है। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन गया, हालांकि इसमें जो लाइन एक लिखी थी कंफ्यूजिंग थी, ठीक है ना। अगला सवाल, सवाल आपके सामने यहां पर 108, यस। अब मैं आपको करवाऊंगा यहां से आगे के मैं आपको जितने भी सवाल करवाऊंगा भाई वो रिवर्स डेविएशन पे है, ठीक है बच्चे, रिवर्स डेविएशन पे वो क्वेश्चन है, मतलब आपसे उल्टा पूछा है यहां पर। करो जी, सवाल का क्या आंसर है बनाइए। 5 किलो गेहूं खरीदा, जैसे सपोज आज मैंने टोटल कितना गेहूं खरीदा 5 किलो, तो 5 का 20% कितना होता है 1 किलो गेहूं उसने बेच दिया 25% के नुकसान पर, तो बाकी कितना बचा मेरे दोस्तों 4, बाकी 4 बचा। 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचना चाहिए कि उसे पूरे लेन देन में पूरे ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट, ये मेरे दोस्तों पूरे ट्रांजैक्शन में। अब रिवर्स डेविएशन का सवाल है, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं सिखाया हूं अभी आपको रिवर्स डेविएशन, पर अभी बताऊंगा। दो तरीके हैं, ये वेटेड एवरेज से भी होगा डेविएशन से भी होगा। सुनो प्यारे बच्चों, पहला तरीका है
डेविएशन वाला बताता हूं पहला तरीका, सुनिएगा पहले भाई। अगर आपको ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल 25% प्रॉफिट, तो यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए। 25% प्रॉफिट कब होगा? 25% ओवरऑल प्रॉफिट तभी होगा जब यहां भी 25% प्रॉफिट हो, यहां भी 25% प्रॉफिट हो। लेकिन यहां तो 25% नहीं है, यहां तो -25 है। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, लेकिन हुआ है 25% लॉस। तो कितना नुकसान हुआ? कंपेयर करते हैं ना, ओवरऑल से कंपेयर करते हैं इसको, ओवरऑल से कंपेयर करते हैं। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, 25% नुकसान हुआ। 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है। यानी कि यहां आपको 50% का नुकसान हुआ है मेरे दोस्तों। 25% प्रॉफिट की बजाय 25% लॉस हो, 50 का नुकसान हुआ मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों यहां आपको 1 रुपए का 50% नुकसान हो गया, 1 रुपए का 50%। 1 रुपए का 50% आपको नुकसान हो गया, यानी कि 50% नुकसान हो गया। तो बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवा दीजिए। बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 50% प्रॉफिट करवा दीजिए। आप बोलोगे जी सर हम ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, जो भी आप डेविएशन आएगा उसका आपको साइन रिवर्स करना है। अगर आपको मेरे दोस्तों ये 50% नुकसान हो गया तो बैलेंस करने के लिए 50% प्रॉफिट करवा दीजिए। कितने के सामान पे? 4 के सामान पे बटे 4। तो 50/4 12.5, 25 में 12.5 जोड़ूंगा तो 37.5%। रिमेनिंग सामान को 37.5% के लाभ पर आपको बेचना पड़ेगा। डेविएशन में मुझे पता है थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट टेंशन मत लेना, प्रॉफिट चाहिए। सुनना, यहां आपको 1 रुपए का 25% लॉस हो गया, 1 रुपए का 25% हो गया। ओवरऑल आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। सामान कितने का है? 1 + 4। यहां आपको 1 रुपए का 25% नुकसान हो गया, 1 रुपए का 25%, यानी कि आपको -25% नुकसान हुआ है। ओवरऑल सामान कितने का? 1 + 4 5 रुपए का। तो आपको टोटल 5 रुपए के सामान पे, आपको टोटल 5 रुपए के सामान पे 25% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5 × 25 कितना आ गया? 125। आपको टोटल 125% प्रॉफिट चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 125% प्रॉफिट। टोटल 125% प्रॉफिट होना चाहिए, या 25% लॉस है तो यहां कितना होना चाहिए भैया? 150% प्रॉफिट, या कितना होना चाहिए? 150% प्रॉफिट होना चाहिए। 150 में -25 जोड़ूंगा तभी तो 125 आएगा। तो 150% प्रॉफिट होना चाहिए। सामान 4 रुपए का है, कितने पर? बटे 4 पर। 150/4, और 150/4 37.5 होता है। ये होता है वेटेड एवरेज। 50 से -25 कितना कम है? % के लॉस पे बेची गई। तो बची कितनी है? 13 वस्तुएं बची हैं। 13 वस्तुओं को बेचा गया है X% के लॉस पर। 13 वस्तुओं को X% के लॉस पर बेचा गया है। और कुल मिलाकर क्या हुआ? ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 12% का लॉस हुआ, ओवरऑल 12% का। तो X का मान क्या होगा, है ना? यानी कि बाकी वस्तुओं को, रिमेनिंग वस्तुओं को, ठीक है, कितने % के लॉस पर बेचा गया? X की वैल्यू आपको निकालनी। 13 वस्तुओं कितने % के लॉस पर बेचा गया? डेविएशन इज द बेस्ट। ठीक है भैया, ध्यान सुनिएगा। ओवरऑल से कंपेयर करते हैं। ओवरऑल 12% का लॉस तभी होगा, किसी आदमी को 12% का लॉस तभी होगा जब यहां भी 12% लॉस हो, यहां भी 12% लॉस हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। 12% लॉस किसी आदमी को तभी हो सकता है जब यहां भी 12% लॉस हो, यहां भी 12% लॉस हो। लेकिन यहां 12% लॉस की बजाय 65% प्रॉफिट हो गया। होना चाहिए था 12% लॉस, हो गया 65% प्रॉफिट। -12 से 65 कितना ज्यादा है? -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77% ज्यादा है। 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। होना चाहिए था 12% का लॉस, हो गया 65% प्रॉफिट। -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77, या 77% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 7 रुपए का 77% एक्स्ट्रा हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां लॉस करवा लीजिए। 7 रुपए का 77% आप लॉस करवा लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने के समान पर? 13 रुपए के समान पर बटे 13। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो 7 का 77 कितना होता है मेरे दोस्तों? 490 है, और 49 539। 490 में 49 जोड़ूंगा, 7 × 77 539%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको मैं भाग करूंगा 13 से, तो 13 चौका 52, और 13 एक कम 13 बचेगा मेरे दोस्तों 6, और 13 पंजे 65 अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स माइनस आ रहा है 53.5%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रिमेनिंग सामान को आपको 53.5% के लॉस पर बेचना पड़ेगा। ये में से 30 और 28 58 हो गया, तो बचा मेरे दोस्तों 42 42। रिमेनिंग सामान बचा 42। रिमेनिंग को कितने % के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल जो है वो 30% का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हो ओवरऑल? यही सवाल है भाई साहब, यही सवाल है कि नहीं जो आपको पढ़ना है ना? जवाब दो, यस और नो। 9 बजे ही कमेंट ऑफ हो जाता है। हाँ आपसे नहीं होगा। देखो मैंने मान लिया कि सपोज एक आदमी 100 आर्टिकल खरीदे, 100 का 30% 30 आर्टिकल बेचे, 12% के प्रॉफिट पे। रिमेनिंग बचा 70, रिमेनिंग का 40%, 70 का 40% 28 बेचा, 25% प्रॉफिट पे। तो 100 में से 30 और 28 58 बिक गया, बचा 42। 100 में से 58 माइनस कर दो 42, को कितने % प्रॉफिट लॉस पे बेचा जाए? ठीक है जी। तो आप ना सामान का रेशियो ले लिया करो। बताओ ये सब किससे कट रहा है? तो आप कहोगे सर ये सब 2 से कट रहा है भाई। 2 से 15 बार चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। 15 है भाई, 15 रेशियो 14 रेशियो 21 सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। क्लियर है? आपसे पूछे इसको कितने % के प्रॉफिट लॉस पे? 100 में से 58 माइनस करिए, टोटल 100 होना चाहिए, 23 चलेगा। तो देखो इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी छाप के। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30% होना चाहिए प्रॉफिट। यही अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30, ये भी 30। 30 से कंपेयर करते हैं, लेकिन 30 से 12 कितना कम है? 18% कम है। क्लियर है? तो 15 × 18 270% कम है। 30 से 25 कितना कम है मेरे दोस्तों? 5% कम है। तो 14 पंजे 70, 70% मेरे दोस्तों कम हो रहा है। 15 × 18 270, 14 पंजे 70। हर चीज को मैं लिख नहीं सकता। 270 में 70 जोड़ूंगा 340 हो गया, 340% कम है। तो बैलेंस करने के लिए 340% एक्स्ट्रा कर लेंगे। जब भी हम ओवरऑल से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन शुड बी 0। ओवरऑल 30% प्रॉफिट होना चाहिए। 30% प्रॉफिट तभी आएगा जब ये भी 30 हो, ये भी 30, ये भी 30। लेकिन 30 से कंपेयर किया 18 कम है, ये 5 कम है, तो ये 15 × 18 270 आ गया, ये 70, यानी कि 200 340 कम है। तो बैलेंस करने का 340% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने सामान पे मेरे दोस्तों? 21 के सामान पे। सामान कितने का? 21 का बटे 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यार भी कितना चला जाएगा? 21 ले जाएगा, 21 से कम 21 बचेगा 13, 21 छिक्का 126, और 21 दूनी 42। तो ये आएगा अप्रॉक्स 46.2% के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। रिवर्स डेविएशन परसेंटेज में जाके पढ़िएगा। उसने आर्टिकल के साथ क्या क्या कलाकारी की है लिखिए। एक आदमी के पास टोटल कितने आर्टिकल? 120। सभी आर्टिकल का सीपी सेम है। 120 उसने 25% आर्टिकल बेचा है 25% प्रॉफिट में। 120 का 25% कितना होता है? 120 का 25% होता है 30। देखो हर बात को बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, मैं बोलता हूं आप उसको सुन लिया करो या खुद लिख लिया करो, मेरे बस की नहीं है लिखना। 120 आर्टिकल का 25% कितना होता है? 30 आर्टिकल। 30 आर्टिकल को बेचा उसने 25% के प्रॉफिट में। अब 120 में से 30 बेच दिए, बचे कितने? बचे हैं 90 आर्टिकल। फिर रिमेनिंग का 1/3, तो 90 का 1/3 कितना होता है? 90 का 1/3 होता है 30। 30 आर्टिकल उसने बेचे हैं 30% के लॉस पे, 30% के लॉस पे। ठीक है, फिर रिमेनिंग मेरे दोस्तों कितना बचा? रिमेनिंग बचा 120 में से 30 और 30 60 बिक गए, तो बचे 60 आर्टिकल। रिमेनिंग बचे 60 आर्टिकल। 60 आर्टिकल उसने 15 आर्टिकल के सीपी के बराबर लाभ पर बेचा है, यानी कि इन बचे 60 आर्टिकल पे 15 आर्टिकल के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो इन 60 आर्टिकल पे लाभ कितना हुआ है? जवाब दो आप सभी लोग।
भाई एक आर्टिकल अगर 1 रुपए का है तो 60 रुपए के सामान पे 15 रुपए का लाभ हुआ है, 15/60 यानी कि 25%, 1/4 यानी कि इन 60 आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे में लाभ परसेंट पूछा है, ये ओवरऑल आपको निकालना है। तो भाई उसने सवाल को इस रेशियो में ब्रेक किया है, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लो जी, 30 से कट जाएगा मेरे दोस्तों ये पूरा 1:1:2, तो आर्टिकल को इस अनुपात में ब्रेक किया गया है। पूरे में प्रॉफिट परसेंटेज डाटा बहुत आसान है, तो हम लोग यहाँ पे डेविएशन से या वेटेड एवरेज से जल्दी कर लेंगे। डाटा काफी इजी है, वेटेड एवरेज से जल्दी हो जाएगा। बताओ कितना, 1 रुपए का 25% 25 माइनस 30 माइनस 5 हो गया, -5 और 25 दूनी 50, 50 और -5 कितना आ गया, 45% का प्रॉफिट हुआ, 45% का कितने के समान पर, 2 और 1 3 4 4 के समान पे 45/4, 45/4 मतलब 11.25% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अब से कितना गेहूं खरीदा, 650 किलो गेहूं खरीदा, 650 किलोग्राम गेहूं। अब 650 किलोग्राम गेहूं में से उसने 250 किलो गेहूं बेच दिया 24% के लाभ पर, 250 किलो गेहूं बेचा 24% के लाभ पर, फिर 200 किलो गेहूं बेचा 24% के लॉस पर, 200 किलो गेहूं 24% के लॉस पर। तो कितना गेहूं बचा, अब 250 और 200 हो गया 450, तो 200 किलो गेहूं बचा, टोटल 650 होना चाहिए। तो बाकी के 200 किलो गेहूं को किस रेट पर बेचना चाहिए, और आंसर रुपए में बताना, किस रेट पर बेचना चाहिए बाकी के 200 किलो गेहूं को, कि पूरे लेन देन में, पूरी इन्वेस्टमेंट पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 20% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं है। तो भाई आप रुपए में बाद में पता लगाना, पहले आप ये पता लगा के मुझे बताओ कि इस रिमेनिंग 200 किलोग्राम गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। रिमेनिंग गेहूं को सर 40 होगा, रिमेनिंग गेहूं को, ये रुपए आप बाद में बताना, पहले आप मुझे बताओ कि रिमेनिंग गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए। अगर परसेंटेज प्रॉफिट आ गया तो आप सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे, करो जवाब दीजिएगा। तो आप क्या कहोगे, गेहूं की क्वांटिटी का रेशियो, बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। किससे कट रहा है, 50 से, ठीक है भाई, 50 से कट रहा है मेरे दोस्तों 5 बार, अभी मेरे दोस्तों कट गया 4 बार, और ये भी कट गया मेरे दोस्तों 4 बार। आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है मेरे प्यारे। जैसे आप बोलोगे मैं तो वैसे बता दूंगा भाई, मैं जैसे वेटेड एवरेज से बताऊं, डाटा आसान है। यहाँ पे टोटल कितना गेहूं है, 4, टोटल है 5 4 9 4 13, 13 किलो गेहूं है। तो 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट हुआ, 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपका प्रॉफिट है 260%। कितना प्रॉफिट है, 260। मेरे प्यारे यहाँ कितना प्रॉफिट है, टोटल 260 आना चाहिए, टोटल 260 ये हो गया 5 गुना 24 और ये -4 गुना 24, 5 गुना 24 और -4 गुना 24 हो गया 24, 24 पंजे 120 और 24 चौका 96, 120 और -96 24%। तो भैया यहाँ तो 24% ही प्रॉफिट हो रहा है, होना चाहिए टोटल 260। तो यहाँ कितना प्रॉफिट लेंगे बताइए, 260 में से 24 माइनस करो, 236% का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे दोस्तों यहाँ पर। भाई यहाँ कितना हो रहा है, 24 पंजे 120 और -96, 5 गुना 24 और -4 गुना 24, 24 आता है यार, 24 में 236 ऐड करूंगा तब जाके टोटल 260% प्रॉफिट आएगा। तो 236% प्रॉफिट होना चाहिए, कितने किलो गेहूं पे, 4/4, तो 236/4 कितना आ गया, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36 यानी कि 59%। देखो वेटेड एवरेज से जल्दी हो गया, यानी कि रिमेनिंग गेहूं को, बचे कुचे गेहूं को 59% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो ये आप डेविएशन से भी कर पाते हैं, वेटेड एवरेज से भी कर पाते हैं, मैंने आपको दोनों ही चीज सिखाई है। तो रिमेनिंग गेहूं को 59% के लाभ पर बेचना होगा, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा किस दाम पर बेचना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 24 में 236, 260 होना चाहिए टोटल, 24 हो चुका है, तो अमरजीत यहाँ कितना लेंगे, 260 में से 24 घटाया 236, ठीक है जी। भाई व्यापारी ने गेहूं खरीदा 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, 50 रुपए पर केजी का खरीदा, ठीक है। तो 59% प्रॉफिट अगर व्यापारी को कमाना है बचे गेहूं पे, तो कितने में सेल करना होगा, 159% में सेल करना होगा, 159% में सेल करना होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 50 और 59 लगभग 60 होता है, 50 का 60% 30, लेकिन लगभग 80 रुपए में सेल करना होगा, सी ऑप्शन। 50 का 160% लगभग 80 होता है, तो अप्रॉक्स 80 रुपए में आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलेगा, तुम लोग परसेंटेज कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल मूर्ख आदमी हो, जैसे कहते हैं ना मूर्ख, ये बताइएगा। तो 100 का 60% कितना होता है, 60, 60 वस्तुओं को उसने बेचा है 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, एक वस्तु 15 रुपए की बेच रहा है, 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। 100 में से 60 बिक चुकी हैं, बची हैं 40, बची कितनी, 40 वस्तुएं बची हैं, 40 बची है नगद हो। 40 का 50% कितना होता है, 20, 20, 20 वस्तुओं को बेचा है 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। तो बची कितनी वस्तुएं, टोटल 100 मानी है, 60 और 20 80 बिकली, बची 20, यानी कि वस्तुओं को ब्रेक करा है इस रेशियो में, वस्तुओं को इस रेशियो में ब्रेक करा है, ये 20 से जा रहा है मेरे दोस्तों, किससे डिवाइड हो रहा है, 20 से, 3:1:1, आर्टिकल को इस रेशियो में ब्रेक किया है। तो उसने यही पूछा है कि रिमेनिंग वस्तुओं को किस प्राइस में बेचना चाहिए, डायरेक्ट प्राइस में आप बात कर सकते हैं, रिमेनिंग वस्तुओं को किस प्राइस में बेचना चाहिए कि ओवरऑल 20% का लाभ हो, ओवरऑल क्या हो, 20% का लाभ हो। ये जवाब दो मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। उसने वस्तुओं को ब्रेक करा है इस रेशियो में, 60% वस्तु बेची 15 रुपए का एक आर्टिकल, रिमेनिंग का 50% बेची 10.5 रुपए का एक आर्टिकल, इसको किस भाव से बेचना चाहिए कि पूरे व्यवहार में 20% का लाभ हो, पूरे व्यवहार में। भाई उसने आर्टिकल खरीदे कितने के हैं, वो खरीद के लाया 12.5 रुपए पर वस्तु की दर से, कोई आदमी 12.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से खरीद के लाया है। अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो सामान बिकना कितने का चाहिए, अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 12.5 का 20% होता है 2.5 रुपए, यानी कि 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए। ओवरऑल जो सामान है वो 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए, 12.5 का 20% 1.5 रुपए होता है, और 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया लगा दो डेविएशन, ओवरऑल 15 होना चाहिए, ये तो बिल्कुल मेरे दोस्तों 15 ही है, कितना कम है, अगर ओवरऑल 15 तो ये भी 15 होना चाहिए, ये भी 15 बिकना चाहिए, ये भी 15 बिकना चाहिए, ये भी 15 बिकना चाहिए, 15 में बिकना चाहिए, 15 बिकना चाहिए, 15 से कंपेयर करेंगे तो ये तो 0 है, 15 से कम करेंगे तो 4.5 कम है मेरे दोस्तों, एक आर्टिकल का दाम 4.5 रुपए कम है, बैलेंस करने के लिए 4.5 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे मेरे प्यारे भाई, कितने के समान पे, एक के समान पे बटा 1, तो 15 प्लस 4.5 19, तो रिमेनिंग सामान 19.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो मैं आपको बड़ा सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, पहले मैंने आपको समझाया कि रिवर्स डेविएशन से प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, 2 सवाल कराए, फिर मेरे दोस्तों अब मैं आपको समझा रहा हूं प्राइस वाले क्वेश्चन की, जिसमें परसेंटेज ना पूछ के प्राइस पूछ लेता है, उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज के सवाल। एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस पे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट कर दो भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन। लेकिन अलग अलग क्वांटिटी खरीदता है, उसने जो क्वांटिटी खरीदी, जो मात्रा खरीदी है वो 2-3-5 के रेशियो में खरीदी है, 2-3-5 के रेशियो में खरीदी है, फिर वो क्या करता है, सारी चाय को मिला देता है, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा मेरे प्यारे भाई, मिलाने के बाद सारी चाय का जो मिश्रण बनेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जवाब दो।
एक आदमी ने 3 टाइप की चाय खरीदी, 800, 500 और 300 रुपए पर केजी वाली। ये 2 किलो खरीदी है, 3 किलो, 5 किलो, सबको मिला दिया। मिक्सर का सीपी क्या होगा, वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। 2 किलो चाय 800 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए की, ये 1500 रुपए की, 3100 हो गया। और ये मेरे दोस्तों 1500, ये 4600 हो गया। 1500 1500 3000 प्लस 1600, 4600 रुपए की टोटल चाय होगी। कितने किलो चाय होगी टोटल, 2 और 3 5 और 5 10 किलो। 10 किलो चाय है, 4600 की होगी, यानी कि 460। तो मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 460 रुपए पर केजी होगा मिश्रण का सीपी। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया कि जो हमारा मिश्रण है उसका कॉस्ट प्राइस 460 रुपए पर केजी है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां से एक दूसरा ही सवाल बना दिया, वह सारी चाय को मिलाता है और इस मिश्रण का छठा भाग मतलब 1/6, 1/6 हिस्सा बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से। यानी कि अगर टोटल मिश्रण सपोज 6 किलो है, सपोज अगर टोटल मिश्रण 6 किलो है तो 1 किलो बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 5 किलो। अगर टोटल मिश्रण, वो मिश्रण का छठा हिस्सा बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, अगर टोटल मिश्रण 6 है तो एक बेचता है 700 के हिसाब से, तो बचा मेरे दोस्तों 5। उसको किस दाम पे बेचना चाहिए जिससे ओवरऑल 50% का लाभ हो सके, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो सके। अगर ओवरऑल 50% का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट किस पे कमाओगे, मिश्रण पे। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है 460 रुपए पर केजी। अगर आपको 50% का प्रॉफिट कमाना है तो किसमें बिकना चाहिए, 460 का 50% होता है आधा, 230। 460 में 230 जोड़ेंगे 690, तो ओवरऑल मिश्रण 690 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकना चाहिए, ओवरऑल 690 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो इसको किस दाम में बेचेंगे बताओ प्यारे बच्चे, बताओ भाई। अगर ये 690 से ज्यादा है, 690 ओवरऑल बिकना चाहिए, 690 से ज्यादा है तो 690 से कम होगा, 690 से मेरे दोस्तों कम होगा। अगर ओवरऑल 690 में बिक रहा है तो ये भी 690 में बिकना चाहिए, ये भी 690 में मेरे दोस्तों बिकना चाहिए, 690 रुपए पर केजी के हिसाब से। लेकिन 690 से 710 रुपए ज्यादा है। यहाँ आप 1 किलो पे 10 रुपए फालतू कमा रहे हो, यहाँ कम कर लेंगे मेरे दोस्तों बैलेंस करने के लिए। कितना सामान है, 5 किलो बटे 5, तो 690 बटे 2 यानी कि 688, 688 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये सवाल का आंसर है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन गया आपके सामने। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? तो यानी कि अब वो 17 किलो वस्तु ही बेच पाएगा। पूछा बाकी वस्तुओं को किस दाम पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। लाभ कितना कमाना चाहता है, 20%। भाई उस आदमी ने 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 3000 पे अगर कोई आदमी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको सामान को 3600 में बेचना पड़ेगा, सामान को 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन 3600 रुपए में सामान बेचेगा कितना, 20 किलो तो बेच नहीं सकता, 3 किलो सामान खराब हो गया, 17 किलो सामान ही बेच पाएगा। तो 36 रुपए में 17 केजी बेचेगा तो 1 किलो सामान कितने का बिकेगा, बटे 17। तो यानी कि बचे सामान को 3600 बटे 17 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। 3600 को 17 से भाग दे देंगे। क्लियर है? तो नीचे 17 आएगा, ऊपर यूनिट डिजिट 0 आएगा। जीरो मैच कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ऊपर जीरो बनना चाहिए, 7 पंजे 35, 5 3 8, 7 7 49 9 3 12 2, ये वाला ऊपर जीरो बनना है, डी ऑप्शन। 211 सही 13/17 है। 80 अंडे टूट गए, 480 में से 80 अंडे टूट गए तो बचे कितने अंडे, 400। 400 अंडों हैं, हर एक को 1.6 रुपए में बेचा मेरे प्यारे भाई। तो टोटल सामान इतने का खरीदा था, सामान इतने का बिका, तो प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में, रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, परसेंटेज अगर आपको निकालना है। 10 कटी जात है, 0 से 0 मेरे दोस्तों, 16 तिया 48 मेरे प्यारे भाई, 2 से 2 सत्ते 14 और मेरे दोस्तों ये 20, आ गया 21 रेशियो 20, 21 रेशियो 20। यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस की 500 नोटबुक के मूल्य की बराबर, 500 नोटबुक के मूल्य के दाम पर जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदी उस दाम पे बेच देता है। ही सोल्ड 300 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर ऑल 500 नोटबुक। 500 नोटबुक के लिए उसने 500 रुपए पे किए थे, तो 300 नोटबुक उसने बेच दी 500 रुपए में, 300 नोटबुक 500 रुपए बेच दी। 140 नोटबुक को वो 20% हायर रेट से बेचता है मेरे दोस्तों, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची है। देखो 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की है, एक नोटबुक है 5/3 रुपए की। एक नोटबुक कितने की है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की है तो एक नोटबुक का मूल्य कितना है, 5/3 रुपए, तो 140 नोटबुक का कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 140 नोटबुक का इतना होना चाहिए, मल्टीप्लाई 140। लेकिन इससे 20% अधिक दाम पर बेचा है, 20% अधिक दाम का मतलब यानी कि 120%, 1.2 टाइम्स इतने में बेचा है मेरे प्यारे भाई। ये कितना आएगा, दशमलव से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 3 चौक 12, 14 पंजे 70, चौका 280, यानी कि 280 रुपए बेची है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? बाकी कितनी नोटबुक बची, 300 और 140, ये होगी मेरे प्यारे भाई। बाकी नोटबुक बची 60, 440 हो गई ना, टोटल 500 नोटबुक है, 300 और 140 440 हो गया, 60 बची, 500 500 हो गई। 60 नोटबुक बेची है क्रिया मूल्य पर, एक नोटबुक 1 रुपए की है तो 60 नोटबुक बेची 60 रुपए की, मतलब उसने टोटल सामान इतने का बेच दिया, टोटल सामान इतने रुपए का बेच दिया टोटल सामान। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ भाई। सामान था 500 रुपए का, सीपी कितना था 500 से, कितने फालतू में बिका, 500 रुपए से 280 और 60, 340 रुपए एक्स्ट्रा में बिका है भाई। सामान बिका कितने में, 500 और 340, सामान 840 रुपए में बिका, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 340 रुपए का। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इनटू 100%, यानी कि ये आ गया बच्चों यहाँ पे 68% प्रॉफिट हुआ है। सी ऑप्शन आंसर है 68। समझ में आया? ठीक है भाई। 500 नोटबुक 500 की खरीदी थी, बेची कितने में, 500, 500 से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 500 का तो इस मामले में 280 प्लस 60, 340 रुपए एक्स्ट्रा में बिका है, तो 340 रुपए क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है 60%। बहुत अच्छा सवाल है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं समझाने की। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 119, दो सवाल कराऊंगा है ना, हालांकि प्रीवियस में बहुत सवाल रखे हैं इस टाइप के, मैं आपको एक एक ही करवाऊंगा। इस 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक बेची है 5/3 रुपए की। सर ये 60 कहां से आया, 500 नोटबुक थी, 300 और 140, 440 बिक गई 500 से, बची 60 नोटबुक, बची 60 नोटबुक, शेष नोटबुक कितनी है 60, 60 नोटबुक कॉस्ट प्राइस पर बेची, 60 नोटबुक 60 रुपए की बेची है। सवाल को ढंग से पढ़ लिया करो, अगर कोई डाउट है तो सवाल ढंग से पढ़ो, कमेंट में बकने की बजाय। सवाल में लिखा होता है आधी चीजें। 140 नोटबुक को, सवाल में यही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेकंड लाइन है इंपॉर्टेंट है कि उसने 140 नोटबुक को 20% हायर रेट में बेचा है, जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची है उस रेट से। भाई 300 नोटबुक उसने 500 रुपए की बेची है, 300 नोटबुक कितने की बेची है, 545 रुपए कम है। टीवी को बेचा जाता है 10% के प्रॉफिट में, कंप्यूटर को बेचा जाता है 24,500 रुपए में। पूरे ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हुआ, पूरे लेनदेन में 20% का लाभ हुआ। आपसे पूछा टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप सुनो। देखिए मेरे प्यारे, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों सीपी, ये लिख रहा हूं मेरे प्यारे में सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से।
बोला है कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के फ्रैक्शन 1/10, 10% के लाभ पे बेचने का मतलब यह है कि अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, ये यूनिट है, मैंने सर्कल में बंद कर दिया, तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया है, ये मतलब है। अब कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 45 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट से 45 रुपए कम। कंप्यूटर इतने रुपए का है, आप बोलोगे जी सर कंप्यूटर को बेचा है 24,500 रुपए में, ये मैंने सारी जानकारी लिख ली आपको समझाने के लिए। कंप्यूटर को 24,500 रुपए बेचा है, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ हो। इस बात का मतलब यह है कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो टोटल सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? कंप्यूटर बेचा 24,500 रुपए का, टीवी बेचा है मेरे दोस्तों 11 यूनिट का। जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन 20% प्रॉफिट है, मतलब यह है कि टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1.2 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 और 10 20, 20 यूनिट माइनस 45 रुपए, ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। यही आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया, एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। पूरे ट्रांजैक्शन में 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है कचरा लोग है कबाड़ा, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। टोटल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 120% है, 1.2 गुना है। टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को जोड़ लो, 10 10 20 यूनिट हो गया, उससे 20% ज्यादा 1.2 टाइम से जब करेंगे 1.2 के 20 में गुणा करेंगे 24, 24 में से 11 घटाएंगे 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जवाब दो। 1.2 की गुणा करेंगे 4500 में, 1.2 की जब 4500 में गुणा करेंगे 5400 आएगा। 1.2 गुणा 4500 5400, 5400 इधर आके जुड़ जाएगा, 5400 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 29900। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 13 दूनी 26, 13 3 48, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2300 रुपए, 2300 रुपीस। एक की वैल्यू 2300 रुपए आएगी। टीवी का बिक्री मूल्य पूछा है, टीवी का बिक्री मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू आपसे पूछे 11 का 23 गुना आएगा मेरे दोस्तों 25,300 रुपए। 25,300 रुपए टीवी का विक्रय मूल्य है, यही सवाल का आंसर है, यही ऑप्शन। ऐड कर लेते हैं, बेसिक है मेरे दोस्तों। भाई उसने क्या खरीदा है? 20 किलो चावल खरीदा है 55 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल 55 रुपए का है, तो 20 किलो कितने का होगा? 55 गुणा 20 11, पूरे लेन देन में उसका लाभ कितना प्रतिशत है? करो। देखिए यहाँ बीच में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं रेशियो ले लेता। अब यहाँ रेशियो नहीं ले पाऊंगा, तो हम क्या करते हैं प्यारे भाई, सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। बेसिक है मेरे दोस्तों। भाई उसने क्या खरीदा है? 20 किलो चावल खरीदा है 55 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल 55 रुपए का है, तो 20 किलो कितने का होगा? 55 गुणा 20 11 के हिसाब से। 1 किलो चावल 60 रुपए का है, 35 किलो कितने का होगा? 35 गुणा 60, 35 गुणा 60 आएगा 21 रुपए का चावल हो गया। 150 रुपए सवाल को दिया ट्रांसपोर्ट पे, यानी उसने सारा चावल खरीदने में टोटल कितना खर्चा कर दिया? ऐड कर देंगे है भाई, टोटल कितना खर्चा कर दो, ऐड हो गया, ऐड कर दो। 2000 3000 4000 250 150 400 500 45 रुपए, 45 रुपए का टोटल खर्चा हो गया। मैं सही कह पा रहा हूं? 2 3 4 46 रुपए, 2 3 4 250 400 200 4600 हो गया। 46 रुपए का टोटल खर्चा हो गया सारा चावल खरीदने में। आप बोलोगे मोटा खर्चा कर लिया, पूरा महीना काट देते, सारा चावल खरीदा है, तो 46 रुपए का टोटल चावल खरीदा। खरीदने के बाद उसने क्या किया? पूरे स्टॉक को मिक्स करके बेचा है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, पूरे स्टॉक को मिक्स करके, ठीक है ना, ऑल स्टॉक को। तो बताओ जब सारे स्टॉक को मिक्स किया होगा तो कितना बना होगा? 20 किलो चावल खरीदा है, 25 किलो खरीदा है, 35 किलो खरीदा है, तो 35 + 25 60, 60 + 20 80 केजी, यानी कि टोटल 80 केजी से चावल खरीदा है, 80 केजी। टोटल 80 किलो चावल खरीदा है। एक अब 80 किलो चावल खरीदने के बाद कितना बेचा है? 62.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल बेचा है 62.5 का, तो 80 किलो स्टॉक है वो कितने का बेचा? मेरे 20 रुपए का। तो टोटल सामान 40 का खरीदा, और भैया टोटल सामान कितने का बेचा? 1 किलो 62.5 का, टोटल 80 किलो स्टॉक कितने का बेचा? आप रेशियो ले लो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। जीरो से अपन लोग जीरो हटा देंगे, मस्त है भाई। 23 से जरूर जाएगा मेरे प्यारे, 23 दूनी 40 मेरे दोस्तों, जीरो ना भी हटाओ तो क्या फर्क पड़ता है? 23 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 23 दूनी 40 मेरे प्यारे भाई, 23 से, तो 23 दूनी 40 बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे आपका 14 और 2 16 और 23 27 23 40 मेरे प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से और काटे थे 100, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 40। मैंने 2 से ही क्यों काटा? 20 अगर 100 है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है, 100 रेशियो 2.72 के 40 पे बनाएंगे तो आएगा 1000 है मेरे दोस्तों, 1080 मेरे दोस्तों, 108 2.72 के 40 पे बनाएंगे तो 108 आएगा दोस्तों, 70 का 4 गुना, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर यानी अल्टीमेटली 100 का सामान 108 में का है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 8.8 का, परसेंटेज में 8.8% का, और ये सवाल का आंसर है। कम में बेचा होता तो क्या प्रॉफिट होता? बच्चे क्या करेंगे कि पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर 500 रुपए कम करेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। अगर मंजीत ने इसको 12% के प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है, अगर 500 रुपए कम में बेचा होता तो 500 रुपए कम प्रॉफिट होता भाई। अगर 500 रुपए कम में बेचता तो 500 रुपए कम प्रॉफिट होता मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपसे आंसर पूछा परसेंटेज में, 25,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, 25,000 रुपए पर 25,000 के सीपी पर 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। 25,000 का 500 कितना परसेंट होता है? 2%। 25,000 का 1% 250 500 रुपए 2%, तो 12% से 2% कम, यानी कि 10% ही प्रॉफिट होता। बी ऑप्शन। तो आपको ऐसे करना है सवाल को बेटे, तभी जाके तो कुछ होगा तुम्हारा है। जो 500 रुपए कम किए वो किस पे कम हो जाए? 25% में बिक गई। 125% की वैल्यू ही सवाल में 15,625 मल्टीप्लाई बाय 10 है। आप जानते हैं कि 125 का स्क्वायर होता है 125 का स्क्वायर है 15,625, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो यानी कि मेरे दोस्तों 1250 गुना है कि नहीं? तो यानी कि कार का जो कॉस्ट पड़ा होगा ना, टोटल कॉस्ट, वो पड़ा होगा 1250 की 100 में गुणा करेंगे 1,25,000 रुपए। तो कार का जो टोटल कॉस्ट है वो 1,25,000 रुपए हुआ होगा, 125। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कार डीलर ने खरीदी 1,08,500 रुपए की, कुछ पैसा खर्च किया मेंटेनेंस पे, उसके बाद जो कार का टोटल कॉस्ट हुआ होगा 1,25,000, इसी पर तो प्रॉफिट कमाएगा। तो 1,08,500 की कार 1,25,000 की हुई है, तो मेंटेनेंस पे कितना खर्च किया है? 16,500 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं मेंटेनेंस पे। यही सवाल का आंसर है, यही ऑप्शन। खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर गोरा सवाल था, उड़ के समझ में आया। ठीक है बच्चा, ठीक है। 1,08,500 था, कार की कीमत 1,25,000 होगी, तो 16,500 रुपए एक्स्ट्रा लगे, वही मेंटेनेंस पे खर्च हुआ है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों यहां पर सेव, इसके करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% में बेचा जाए। 62.5% की फ्रैक्शन 5/8 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो करंट प्राइस है वो 8 है। तो यदि किसी आर्टिकल को उसके करंट प्राइस पे ना बेच के 62.5% में बेचो, 8 का 62.5% कितना होता है? 5। 5 रुपए में किसी सामान को बेचने से, 5 रुपए में किसी सामान को 5 रुपए में बेचने से k% का लॉस होता है। कितना लॉस हो रहा है? k% लॉस हो रहा है, नेगेटिव। यदि करंट प्राइस पे सामान को बेचते हैं, करंट प्राइस कितना है? 8। सामान को अगर 8 रुपए में बेचते हैं तो 2k% का प्रॉफिट होता है, 2k% का। पूछा k का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। तो मैंने करंट प्राइस को 8 मान लिया, तो 8 का 5/8 कितना होता है? 5। 5 बेचने पर k% प्रॉफिट है, 8 रुपए बेचते हैं तो 2k% प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताओ k%, 5 बेचने पर k% लॉस है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 3k% का। 2k और माइनस के में 3k% का, जबकि रुपए में कितना डिफरेंस आया? 8 रुपए है, 5 रुपए 3 रुपए का। तो परसेंट में डिफरेंस 3k% और रुपए में डिफरेंस है 3 रुपए का। तो k% की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 रुपए के बराबर। 3 से 3 कट जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, तो आपको k% यानी कि 1 रुपए का लॉस होता है।
क्लियर है? माइनस है तो लॉस है ना। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको k% यानी कि 1 रुपए का लॉस होता है। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6, 5 और 1 6, सी पीछे होगा। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत क्लियर। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको k% लॉस हुआ। k% का मतलब है आपको 1 रुपए का लॉस हुआ। 5 रुपए में किसी सामान को बेचने पर कॉस्ट प्राइस 6 होगा, तो 6 रुपए के सामान पर आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 16.66%। तो 16.66% लॉस हुआ है, तो k की जो वैल्यू है 16.66 है। 16.66 ही k का मान है, डी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे। बेचा है रेनू को और सुधा को, सुधा ने कोई सामान 576 रुपए में बेचा है और सुधा को 20% लॉस हुआ, तो यानी कि ये 80% की वैल्यू है। 100% सामान में 20% लॉस हुआ है, ये 80% की वैल्यू है। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? तो 8 7 56 8 2 16 720 रुपए, यानी कि सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए, सुधा का जो सीपी है वो 720 है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। तो यहां से मैंने निकाले सुधा का क्रिय मूल्य, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सुधा ने सामान बेच दिया 576 रुपए का रेनू को, रेनू ने 224 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे। 576 में 224 रुपए खर्च किए रेनू ने, तो रेनू को सामान पड़ गया 576 प्लस 224 800 रुपए का। रेनू को सामान टोटल 800 रुपए का पड़ गया और रेनू ने वो सामान रघु को बेच दिया। रघु को इस दाम पे बेचा है मेरे दोस्तों जिसमें सुधा को 24% प्रॉफिट होता है, इस दाम पे बेचा है। रघु को, रेनू ने वो सामान रघु को इस प्राइस पे बेचा है जिसपे सुधा को 24% लाभ होता। भाई सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है 720 रुपए, 720 रुपए पे अगर मुझे 24% लाभ कमाना है, 720 रुपए पे 24% लाभ कमाना है, तो 720 के 124% में सेल करना पड़ेगा, यानी कि 1.24 में सेल करना पड़ेगा। 720 के 124% यानी कि 1.24 में सेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आ गया रेशियो। रेनू का कॉस्ट प्राइस 800 था, रघु को इतने में बेचा, रेनू को कितना लाभ हुआ? रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई। 8 से काटूंगा मैं तो 8 9 72 90 है कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। हालांकि मैं देख के समझ गया कि 9 चौक 36 यूनिट 6 आएगा इस सवाल का। भाई 90 की जब गुणा करेंगे 124 में तो कितना आएगा? 1080 प्लस 36 1116 आएगा। ठीक है भाई, और 10 लगाएंगे एक डिजिट के बाद, ये आएगा। तो 100 का सामान अगर 111.6 में जाता है तो 11.6% का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों सुधा को। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। पिछले 24% के लाभ पर, रिमेनिंग बेचती है 13% के लॉस पर। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो बड़ा बेसिक सवाल है। देखिए बटे 8 आ रहा है, 8 की शक्ल देख क्या बता सकते हैं कि अगर सुजाता ने टोटल 8 सामान खरीदा है तो उसमें से अगर सुजाता ने टोटल 8 आर्टिकल खरीदे हैं तो 5 आर्टिकल बेचे हैं 24% के लॉस पर, रिमेनिंग कितना बचा? 3। 8 में से 5 घटा, रिमेनिंग बचा 3। ये उसने बेचा है 13% के लॉस पर, 13% के लॉस पर। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? ये सवाल गलती से चल गया। वेटेड एवरेज से इजीली कर सकते हैं पूरे लेन देन में। 24 पंजे 120 और 13 39, 120 में से 39 घटाएंगे 81% का हुआ मेरे दोस्तों कितने के सामान पे? 5 और 3 8। 81 को 8 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10.125%, 10%। देखिए एक किराने वाला है वो 2 टाइप के गेहूं को मिलाता है और मिलाने के बाद मिक्सर को 28 रुपए पर केजी में बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। तो अगर मैं आपसे कहूं मिक्सर का कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ मिक्सर का सीपी क्या होगा, तो आप मुझे नहीं बता सकते। 25% का मतलब होता है 1/4। क्लियर है? आप मुझे बताओ, अगर एक किराने वाला है उसने 2 टाइप के गेहूं को मिलाया और मिक्सर को 28 रुपए पर केजी में बेचा, 28 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में है? 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट की वैल्यू 28/4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 28/5 आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो आ गया मेरे दोस्तों 28 चौका 112/5। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 112/5 रुपए पर केजी। अगर आपसे मिक्सर का सीपी पूछा जाए तो ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड वन एंड ही हैज मिक्स्ड देम इन द रेशियो 2:3। एक आदमी के पास 2 टाइप के गेहूं हैं, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। उसने दोनों टाइप के गेहूं को 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। उसने 2 टाइप के गेहूं को किस रेशियो मिक्स किया है? 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो फर्स्ट वैरायटी का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है। फर्स्ट वैरायटी का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है, यानी कि सेकंड वैरायटी का प्राइस अगर 1 रुपए पर केजी है तो फर्स्ट वैरायटी का प्राइस 2 रुपए पर केजी है। तो आपसे पूछा है चीपर गेहूं का, सस्ते गेहूं का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक आदमी है, अब पूरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एक आदमी है, उसने 2 टाइप के गेहूं को मिलाया, 2:3 के रेशियो मिलाया है। फर्स्ट टाइप के गेहूं का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। दोनों टाइप के गेहूं को मिलाने के बाद उसने 28 रुपए पर केजी में बेचा और 25% का प्रॉफिट हुआ, तो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 112/5 रुपए पर केजी है। तो आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज से नहीं निकाल सकते? अगर आप 2 टाइप के गेहूं को मिक्स करेंगे तो मिक्सर का प्राइस क्या होगा? भाई 2 किलो गेहूं 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 7, 4 3 7, 7 होगा मेरे दोस्तों प्राइस। कितने किलो गेहूं का? 2 और 3 5/5। वेटेड एवरेज से मिक्सर का कॉस्ट प्राइस ये होगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है? 112/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 16। 1 की वैल्यू 7 से 112 कितना जाएगा? 16 रुपए पर केजी। सस्ते गेहूं का दाम पूछा है, सस्ते गेहूं का दाम है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, 16 रुपए पर केजी आ गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों ये काफी बेसिक सवाल है, वेटेड एवरेज तो आपको कर देना है। भाई 2 टाइप के गेहूं हैं, उनको 2:3 के रेशियो मिलाया, उनके प्राइस जो है पहले वैरायटी का जो प्राइस है सेकंड का दुगना है। सेकंड का प्राइस अगर 1 रुपए पर केजी है तो फर्स्ट का 2 रुपए पर केजी। तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का सीपी क्या होगा भैया? 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 7/2 और 3 5। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालेंगे 16 रुपए पर केजी आएगा। बेसिक सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, और मैं आपको बहुत ही अच्छा कांसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से चलेगा। नेक्स्ट कांसेप्ट सुनो। यदि एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है मेरे प्यारे, एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है मेरे प्यारे, 2 आर्टिकल किसी भी दाम में खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है, खरीदने के बाद वो दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचता है, सेम विक्रय मूल्य में बेचता है। तो इस टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। इस टाइप का जो नाम है वो है सेम सेलिंग प्राइस। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है, ए पर्सन बाइज 2 आर्टिकल, वो किसी भी प्राइस में खरीदे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है, सेम विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहले आर्टिकल को बेचने पे आदमी को x% प्रॉफिट हुआ, पहले आर्टिकल को बेचने से x% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। दूसरे आर्टिकल पे आदमी को x% का लॉस हुआ, दूसरे आर्टिकल पे आदमी को x% का लॉस हुआ। आप बोलोगे जी सर अगर कहीं भी आपको ऐसा केस दिखाई दे, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, किसी भी दाम में खरीदे, भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने के बाद दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा। केशव देखना मेरे प्यारे कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सेम विक्रय मूल्य पर बेचा। पहले आर्टिकल को भी अगर x रुपए का बेचा, दूसरे को भी x रुपए का बेचा है। पहले आर्टिकल पे आदमी को x% लाभ हुआ, दूसरे आर्टिकल पे x% लॉस हुआ। अगर ऐसा कभी भी होता है तो आदमी को हमेशा लॉस होगा।
ओवरऑल हमेशा आदमी को लॉस होगा। दोनों सामान पे कुल मिला के हमेशा आदमी को लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का आदमी को ऑलवेज लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का ऑलवेज आदमी को लॉस होगा। ये कंसेप्ट है, सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर कभी भी ऐसा केस दिखाई दे तो आदमी को हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सक्सेसिव नहीं है। कुछ बच्चों के मन में जा रहा होगा, सर आपने कुछ नहीं किया, एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव निकाल लिया। ये एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं लगाया गया है। अपनी भैंस जैसी बुद्धि में इस बात को डाल लो। दिस इज नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव तब लगता है जब कॉस्ट प्राइस दिया हो, ये सेलिंग प्राइस सेम है। क्लियर? ये अलग कंसेप्ट है। तो एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है, दोनों ही आर्टिकल को सेम दाम में बेचा। पहले आर्टिकल पे एक्सपर्शन लाभ हुआ, देखो क्लास चल रही है कि नहीं। दूसरे आर्टिकल पे एक्सपर्शन का लॉस हुआ। तो ओवरऑल आदमी को हमेशा लॉस होगा। वो कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा। कैसे? मैं देखो आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, प्यार से समझिएगा। सपोज एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे और खरीदने के बाद एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदने के बाद दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, दोनों को सेम विक्रय मूल्य में बेचा। सपोज एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे और खरीदने के बाद दोनों ही आर्टिकल को सेम विक्रय मूल्य में बेचा। पहले आर्टिकल पे आदमी को 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे जो है आदमी को 20% का लॉस हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस हुआ? अगर पहले आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट, तो मेरे प्यारे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पहले आर्टिकल पे 1/5 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 रुपए का अगर सामान है तो 6 रुपए में बेचा है, 6 रुपए में। दूसरे आर्टिकल पे 20% लॉस हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो हमने 4 रुपए में बेचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने लिख लिया रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये मैंने कर लिया दोनों आर्टिकल के लिए। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, सेम सेलिंग प्राइस में, सेम विक्रय मूल्य में। भाई पहले आर्टिकल को 6 में बेचा है, दूसरे आर्टिकल को 4 में बेचा है, ये तो गलत बात है। मुझे 6 और 4 को सेम करना होगा, 12 बनाना होगा, सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। 6 और 4 को सेम कर लेते हैं, एलसीएम कितना होता है? 12। 12 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ये हो गया 10 रेशियो 12। इसको 4 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बना लिया, 12 और 12। अब बताओ अगर मैं दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस देखूं, दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? तो दोनों सामान का टोटल सीपी, पहले सामान का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, दूसरे का 15 रुपए है, तो 10 प्लस 15 हो गया मेरे दोस्तों 25। आपसे ओवरऑल पूछा, ओवरऑल का मतलब दोनों सामान पे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। 25 का सामान था, टोटल सामान था 25 रुपए का, 10 और 15 25। टोटल सामान बिका कितने में? 12 12 24 रुपए में बिका। 25 रुपए का सामान था, 24 रुपए में बिका, तो आपको लॉस कितने का हुआ? आपको 1 रुपए का मेरे प्यारे भाई ओवरऑल लॉस हो गया। 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो, 1 का लॉस हुआ कि नहीं भैया? अगर मैं बात करूं, पहले आर्टिकल 10 रुपए का था, 12 में बिका, 2 रुपए का प्रॉफिट। दूसरा आर्टिकल 15 का था, 12 में बिका, 3 रुपए का लॉस। तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ? 2 और -3, ओवरऑल 1 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल 25 के सामान पे 1 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना? 4% लॉस हुआ। ये इसका बेसिक है मेरे दोस्तों, और सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई सक्सेसिव नहीं है। दिस इज नॉट सक्सेसिव। यहां तो मैंने आपको डाटा लेके समझा दिया। अगर मैं इसको वेरिएबल यानी कि एक्स लेके अगर मैं प्रूफ करने लगूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करूं कि एक आदमी ने दो सामान को बेचा, पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ, तो आदमी को ओवरऑल जो होगा वो हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा ओवरऑल? माइनस मतलब लॉस होता है एक्स स्क्वायर बाई 100%। 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 यानी कि 4%। तो ओवरऑल आदमी को 4% लॉस होगा। तो चाहे आप रेशियो से करो, चाहे आप फॉर्मूले से करो मेरे प्यार, एक पर 8.5% लॉस हुआ है, दूसरे पर 8.5% का लाभ हुआ है। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ यहां हुआ? तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का मेरे दोस्तों क्या होगा? लॉस होगा। 8.5 का स्क्वायर होता है 72 25, 72.25 को 100 से भाग करेंगे तो 0.7225% का लॉस आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे चलेंगे, बताइएगा बिकेगा। जबकि सामान बिकेगा कितने में? भाई घर भी 2 लाख में बिका, दुकान भी 2 लाख में बिकी, तो टोटल सामान आपका 4 लाख रुपए में बिका और बिका है 99% में, तो 99% की वैल्यू 4 लाख रुपए है। अच्छा उदित, तो 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1% की 1% की वैल्यू आएगी 4/99 लाख रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको निकालना है लॉस। लॉस हुआ कितना है? 1%, तो आपने 1% की वैल्यू निकाली 4/99 लाख, यानी कि 4/99 लाख रुपए का लॉस हो गया। सी ऑप्शन आंसर है। उदित समझ में आया तुमको? कर लोगे? 3 रुपए का लॉस है, तो 2700 रुपए से कम आएगा। 8100 होता बटे 3 तो 2700 आता, तो 2700 से कम लॉस है। बी ऑप्शन आंसर है। ही लॉस्ट लेस देन 2700। बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, आगे हम चलेंगे। सवाल नंबर गोरा है, 15 नंबर है, बताइएगा। ये पूरी बेचता है, उसे एक पर 5% का लाभ हुआ, दूसरी पर 5% का लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि बताओ। देखो कुल लाभ तो होगा नहीं ऐसे केस में, हमेशा लॉस ही होता है। तो 2 ऑप्शन कट के 2 ही बचे। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 100 यानी कि 0.25% का लॉस होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आंसर 0.25 का मल्टीपल, ये उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉल्व भी करना चाहते हैं। देखो 9,975 रुपए के हिसाब से दो वस्तुएं बेची हैं। एक वस्तु अगर 9,975 रुपए की बेची है तो दो वस्तु कितने में बेची है? मल्टीप्लाई बाई 2। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ, ये डाटा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बात बताओ, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% के सामान पे अगर 0.25% लॉस होगा तो सामान बिका कितने में? 100 में से 0.25 माइनस करूंगा, डायरेक्ट ये आएगा। 100 में से 0.25 माइनस करूंगा तो 99.75% में सामान बिका है। इसी की वैल्यू सवाल में ये रुपए दे रखी है। तो बताओ इससे कितनी बार कट गया? पूरा का पूरा 100 बार कट गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 200 रुपए। अगर 1% 200 रुपए आ गया, आपसे पूछा 0.25%, 0.25% की वैल्यू 0.25 का 200 गुना करेंगे, 0.25 का 200 गुना तो 50 रुपए आ गया। 50 रुपए इसका आंसर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, प्राइस पे बेचा। खरीदने के बाद दोनों ही वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। पहली वस्तु 100 रुपए की बेची तो दूसरी भी 100 रुपए की बेची है। क्लियर है? पहली वस्तु को बेचने से आदमी को x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। बच्चों प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लगाते हैं, लॉस है तो नेगेटिव। पहली वस्तु पे सपोज आदमी को x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु को बेचने से आदमी को y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे तो आदमी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो या लॉस होगा? आदमी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? जवाब दीजिएगा। नहीं पता आप लोगों को? बताइए जरा। किसी ने यूट्यूब से पढ़ा हो? नहीं अमन? एक आदमी ने दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। पहली वस्तु पे x% प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी पे y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? दिस इज नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव तब लगता है जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाता। ओवरऑल जो होगा आदमी को, यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है मेरे प्यार भी। जब भी ऐसा सवाल है, ओवरऑल आदमी को 100x + y, 100x + y प्लस 2xy, ये आपको रटना है। 100x + y प्लस 2xy अपॉन
200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। ये कंसेप्ट है, सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज। क्लियर? गधों की तरह सक्सेसिव मत लगाओ, कितनी बार बोल दिया दिस इज नॉट सक्सेसिव। 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, मुझे नहीं पता कितने में खरीदी हैं, दोनों वस्तुओं को खरीदने के बाद सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। सेलिंग प्राइस सेम है भाई, कॉस्ट प्राइस का पता ही नहीं है। एक बार एक्सपर्ट बात समाप्त, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है इसका बेसिक तरीका जिसमें आपको 4-5 लाइन लिखनी पड़ेंगी। ये इसका डायरेक्ट तरीका जो आप एक ही सिंगल लाइन में कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? कोई तकलीफ? तो ये है मेरे प्यारे फॉर्मूला, और ये सक्सेसिव नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सक्सेसिव का मतलब होता है किसी एक संख्या को या कॉस्ट प्राइस को लगातार प्रतिशत से बढ़ाते जाना सक्सेसिवली क्रमागत रूप से। ठीक है जी, चलेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड सवाल है। दूसरी पे 13% लॉस है, वाई की जगह -13 दिया, तो 100 एक्स प्लस वाई। 100 एक्स प्लस वाई का मतलब 15 माइनस 13 2 200 प्लस 2xy। 2xy का मतलब 15 गुणा 13 195, 195 दूनी 390 माइनस 390 अपॉन 100 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब 15 माइनस 13 2, 2 में 200 जोड़ेंगे 202% ही आ गया। मैंने फॉर्मूले में केवल वैल्यू रख ली, गधो वैल्यू। 200 में से 390 घटाएंगे तो कितना आ गया? माइनस आ गया, माइनस का 190। यानी कि फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आया है तो लॉस होगा। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो लॉस होगा। ये जो भी आएगा 1% से कम आएगा। 190 को 202 से भाग देंगे तो आंसर 1% से कम आएगा। ये आंसर सवाल का है, खत्म, सी ऑप्शन। मात्र 2 सेकंड में सवाल कर सकते थे। ठीक है जी, आगे चलते करिए। यार सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए 22 से गुणा कर दी और यहां 59 से गुणा कर दी। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई, देख लो चाहे। इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 हो गया। सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। आपसे पूछा ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस हुआ ओवरऑल, आप बताओ। अगर 50 का सामान 59 में बिकेगा, 50 का सामान 59 में बिकेगा तो 9 का प्रॉफिट है, लेकिन बाहर 22 से गुणा भी हो रही है, तो 22 निम्मा 198, यानी कि 198 का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। पहले आर्टिकल पे 198 का प्रॉफिट है। 50 का सामान देखो 22 से गुणा भी हो रही है, अंदर 50 का सामान 59 में बिकेगा, 9 का प्रॉफिट है। बाहर 22 से गुणा करेंगे तो 22 निम्मा 198 का प्रॉफिट है पहले आर्टिकल पे। दूसरा देखो 25 का सामान 22 में बिका, 25 का सामान 22 में बिका तो 3 रुपए का लॉस हुआ। बाहर 59 से भी गुणा, 3 गुणा 59 कितना होता है मेरे दोस्तों? 177, 177, यानी कि दूसरे सामान पे 177 का लॉस हुआ है। 25 गुणा 59 और 22 गुणा 59, डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा, है ना भाई? 3 गुणा 59, यानी कि दूसरे सामान पे 177 का लॉस हुआ है। अगर मैं बात कहूं ओवरऑल की, या 198 का प्रॉफिट है, 177 का लॉस है, तो ओवरऑल कितना हुआ? 8 में 7 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, 21, यानी कि ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट प्रॉफिट है तो लॉस वाला ऑप्शन नहीं होगा, और 21 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 21 का मल्टीपल नहीं है, ये 21 का मल्टीपल है, ये करेक्ट आ जाएगा। बताइएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सवाल करना है तो लिखिए, ये जो है और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपको ये सवाल अगर समझ में आया है तो बिल्कुल इसी पे बेस्ड सवाल आप नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझिएगा, चलेगा मेरे दोस्तों। आप लोग काफी मजा आएगा मेरे प्यारे भाई सवालों को करके। सवाल नंबर है आपके सामने 21 बच्चों, इसको करो, क्या उत्तर है? देखिए ये मेरा खुद का सोच है, अभी तक एसएससी ने इस टाइप का सवाल नहीं पूछा है जैसा ये वाला सवाल है, करो, लेकिन जरूर पूछेगा आने वाले जमाने में। बनाइए, अभी तक हमने जितने भी करे उनमें सभी में सेलिंग प्राइस सेम था। सेलिंग प्राइस अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? दो वस्तुएं ए और बी 4960 रुपए और 3720 रुपए बेची गई। पहली वस्तु पे 31.25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 18.18% का लॉस हुआ। दूसरी वस्तु पे पूरे लेनदेन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है दोनों का, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल लो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मुझे पता चला है कि आर्टिकल ए को इतने बेचा गया, आर्टिकल बी को इतने बेचा गया। दोनों ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इक्वल तो नहीं है, बट सेलिंग प्राइस आपस में कनेक्टेड है। आर्टिकल ए को 4960 बेचा गया और आर्टिकल बी को 3720 में बेचा गया। जब मैं रेशियो लूंगा तो 0 से तो 0 चला जाएगा, 124 आ जाएगा। 124 चौका 124 दिया, 124 चौका 496, 124 दिया 372। ये दोनों आर्टिकल ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया बात समझ में आ गई। अगर मैं बात कहूं तो आर्टिकल ए को बेचा गया 31.25% के प्रॉफिट में, 6.25% 1/16, 31.25% 5/16। आर्टिकल ए को 5/16 के प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कि अगर 16 रुपए का सामान है तो 21 में बेचा गया है आर्टिकल ए को। आर्टिकल बी पे 18.18% लॉस हुआ है, 18.18% की फ्रैक्शन 2/11, यानी कि अगर 11 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई तो 9 रुपए में बेचा गया है। यही आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों मैंने रेशियो बना लिया, रेशियो से सॉल्व होगा। टिपिकल परसेंटेज है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई यहाँ आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 21 है, बी का 9 है, जबकि ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो होना चाहिए 4:3। यहाँ आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 21 है और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस 9 है, जबकि रेशियो 4:3 होना चाहिए। तो मुझे सेलिंग प्राइस को 4:3 में करना है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, मैंने आपको रेशियो में सिखाया, अगर आपको किन्हीं दो क्वांटिटी को किसी रेशियो मर्ज करना है तो मर्ज बाद में करना, सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। सेलिंग प्राइस को 4:3 में बाद में करना है, बाद की बात है, मैंने रेशियो में सिखाया है। सबसे पहले इक्वल बनाओ। भाई इसका सेलिंग प्राइस 21 है, इसका 9 है, 21 और 9 को इक्वल इक्वल बना लेते हैं, एलसीएम होता है 63। 63 बनाने के लिए यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर बना दिया। इसका भी सेलिंग प्राइस 63 हो गया, इसका भी 63 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस का रेशियो तो 4:3 होना चाहिए, तो मैंने इक्वल कर दिया। उन्हें तो 4:3 चाहिए, तो भाई यहाँ 4 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो दोनों आर्टिकल ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 बन चुका है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है। ओवरऑल निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ऐड करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ऐड करना पड़ेगा। देखो भाई साहब इस रेशियो में भी 3 से गुणा है, इस रेशियो में भी 3 से गुणा है, मुझे जोड़ के वापस रेशियो ही लेना है। तो भाई इस 3 को हटा देते, जब मैं जोड़ के दोबारा रेशियो लूंगा तो 3 कट ही जाएगा, तो 3 को हटा देते हैं मेरे प्यारे भाई, जरूरत ही नहीं। तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 चौका 64 और 11 सत्ते 77। भाई इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 16 चौका 64 और 11 सत्ते 77। 64 प्लस 77 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7 4 11 का 1 4 1 7 7 14 141। दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस 141 है। सेलिंग प्राइस क्या है भाई? 21 चौक 84 और 9 सत्ते 63। इसका सेलिंग प्राइस 84 है।
84 और इसका सेलिंग प्राइस है 63। तो 4 3 7 और 8 6 14 147। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। 84 और 63 मेरे दोस्तों 147। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 141 यूनिट का सामान 147 में बिका है ओवरऑल, तो आपको 6 का प्रॉफिट हुआ है 141 पर, परसेंटेज में इंटू 100% आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, ये आ गया ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो 600 को जब 141 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56, 4 बार ही जा पाएगा, तो अप्रॉक्स 4.25% इस सवाल का उत्तर है। खत्म। हाँ आकाश, अगर आपको दो रेशियो को आपस में मर्ज करना है, रिलेट करना है, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। इक्वल कर लिया सेलिंग प्राइस को, फिर 4:3 में मिक्स करना है, फिर 4 और 3 से गुणा कर दो। ये रेशियो में सिखाया था मैंने आपको। तो भाई मेरे देखो, मैं आपको प्रीवियस सवाल भी करवा दिया, लेकिन ये फ्यूचर ईयर का सवाल है, ये भी मैंने आपको करवाया। प्रीवियस के तो हमने सारे टाइप कर लिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट में एक्स को 12% लॉस हुआ, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। पूरे लेन देन में एक्स को 12% का लॉस हुआ 3/25। इस बात का मतलब ये है कि अगर टोटल सामान 25 रुपए का है तो 3 रुपए का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में है? 22 में। अगर टोटल सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 3 रुपए का लॉस हुआ, तो टोटल सामान बिका कितने में है? 22 में। टोटल सामान कितने में बिका है? 11 + 11 22 रुपए में। 22 रुपए में टोटल सामान बिका है। 11 में पहली कार बेची, दूसरी 11 में, 11 11 22 में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 25। अगर ये कार 10 रुपए की खरीदी है तो दूसरी कार कितने की होगी? 15 की। 10 और 15 25, तभी तो टोटल 25 रुपए का सामान 22 में बिका, 12% लॉस हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि दूसरी कार 15 रुपए की थी, 11 में बेची, तो दूसरी कार पे कितना लॉस हुआ? 4/15। 4/15 मतलब 26.66% होता है, बी ऑप्शन। 4/15 में अगर 3/15 तो 1/5 हो गया 20%, और 1/15 6.66%। तो 26 क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन। पहला सवाल 2020 के मींस का, आपको सर पहला ही टाइप का पहला सवाल करवा रहा हूं, वो भी मींस का अत्याचार है तो नहीं बेटा, मींस सोचा प्रियो इजी ही बनता है। शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 रुपए ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। पहली लाइन का मतलब समझो कि शशि 5,000 रुपए की दर से दो वस्तु बेचता है। शशि ने दो आर्टिकल बेचे 5,000 रुपए ईच, दोनों ही आर्टिकल को शशि ने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है, 5,000 रुपए के। शशि को पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। देखो ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। शशि ने दो सामान खरीद के बेचे, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। दोनों सामानों को खरीद के बेचने पर शशि को ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। यदि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लॉस है, एक वस्तु पर कितना लॉस है? 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ है? अगर पहली वस्तु पर 1/6 लॉस है, इस बात का मतलब यह है कि पहली वस्तु अगर 6 रुपए की है तो 5 रुपए में बिकी है, 5 रुपए में, यही मतलब है। अगर पहली वस्तु 6 रुपए की है तो 5 में बिकी है। आप बताओ भाई, दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया, सेम विक्रय मूल्य में। अगर पहली वस्तु 5 रुपए की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की बिकनी चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इस बात का मतलब यह है कि टोटल सामान जितने रुपए में बिका है, टोटल कॉस्ट प्राइस भी उतना ही होगा। जितना टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल सेलिंग प्राइस भी उतना ही होगा। अगर टोटल सामान 5 और 5 10 रुपए में बिका है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 6 और 4 10 रुपए होना चाहिए मेरे दोस्तों। 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए में बिक गया, यानी कि मेरे दोस्तों दूसरी वस्तु 4 रुपए की थी और 5 में बिकी, तो दूसरी वस्तु पे 1/4 प्रॉफिट हुआ है। 1/4 मतलब दूसरे आर्टिकल पे 25% लाभ हुआ है, बी ऑप्शन। दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ है? 25%, ये आंसर है। तो इस पहली वस्तु पे 3/16 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 16 का सामान बच्चों 19 में बिका। 16 पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। सामान कितने में बिका? 19 में। याद कीजिए दूसरी वस्तु कितने परसेंट की हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो? दूसरी वस्तु कितने परसेंट के लॉस पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो? देखो दोनों वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा है। अगर पहली वस्तु 19 की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 की बिकनी चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यह है कि पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हो गया दूसरे पे उतना ही लॉस करवा लो। अगर पहले आर्टिकल पे आपने 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, अगर दूसरे आर्टिकल पे आपको 3 रुपए लॉस हो जाए तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा मेरे दोस्तों, ना नफा ना नुकसान, ना नफा ना प्रॉफिट। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई पहले आर्टिकल पर अगर 3 रुपए का मुनाफा हुआ तो दूसरे पे 3 रुपए का लॉस होना चाहिए। 3 रुपए लॉस होने के बाद सामान 19 में बिकना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 22 रुपए होगा। 19 से 3 ज्यादा सीपी कितना होगा? 22 रुपए होगा। आप बोलोगे हाँ सर कॉस्ट प्राइस 22 होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस 38 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 16 + 22 38 होना चाहिए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 22 रुपए का सामान 19 में बिकाना पड़ा है दूसरा, तो 3 रुपए का लॉस है 22 रुपए के सामान पर, और परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 22 एकम 22 मेरे दोस्तों बचेगा 80, 22 3 66, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ए ऑप्शन। 13.63% के लॉस पर हमें बेचा है 11 में। अगर दूसरी वस्तु 11 की, पहली वस्तु 11 की बिकी है तो दूसरी भी 11 की बिकेगी, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ओवरऑल ना तो लाभ होना चाहिए ना ही कोई हानि। इसका मतलब अगर टोटल सामान 11 + 11 22 में बिका है, टोटल सामान 11 + 11 22 में बिका है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 22 होना चाहिए। 8 और 14 22, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 14 होगा। यहां 3 रुपए का प्रॉफिट है तो यहां 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो आपसे दोनों के क्रिया मूल्य का डिफरेंस, दोनों के क्रिया मूल्य 8 और 14, 8 और 14 का डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है भाई। दोनों में से हर एक को 3740 में बेचा। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 11 यूनिट। 11 की ही वैल्यू सवाल में 3740 रुपए करके, दोनों का सेलिंग प्राइस 11 11 यूनिट है। 11 किलो 3740 से कितने गुना? 11 3 33, 11 4 40, 340 गुना। तो 6 की वैल्यू भी 6 का 340 गुना होगी, यानी कि 1800 + 240, यानी कि 2040 रुपए। तो दोनों के क्रिया मूल्य का जो डिफरेंस आएगा वो 2040 रुपए का आएगा, डी ऑप्शन। यानी कि मेरे दोस्तों 10 का सामान है तो 7 में बेचा है, 7 में। इसके बाद वस्तु Y को 36.36% के प्रॉफिट बेचा, 36.36% की फ्रैक्शन 4/11, 1/11 9.09%, इसका 4 गुना 4/11, यानी कि मेरे दोस्तों 11 का सामान था, 11 का सामान था तो बच्चों कितने बेचा? 11 4 15 में बेचा है। पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आर्टिकल जेड का क्रिया मूल्य क्या है? आप बताओ। तीनों ही आर्टिकल को सेम दाम पे बेचा है भाई, तीनों ही आर्टिकल को 2520 रुपए सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है भाई। इसका सेलिंग प्राइस तो 7 है, इसका 15 है, गलत बात है। सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। सेम करने के लिए मेरे प्यारे भाई बताइएगा, यहां किससे गुणा करेंगे मेरे दोस्तों? 15 से गुणा करेंगे, यहां 15 से गुणा करेंगे, और मेरे दोस्तों यहां 7 से गुणा करेंगे। दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया ना। बोलिए भाई, इसका सेलिंग प्राइस भी 15 7 105 कर ले, इसका भी 105 कर लिया। भाई साहब ये बताओ, अगर इसका सेलिंग प्राइस 105 है, इसका सेलिंग प्राइस 105 है, तो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 ही होना चाहिए। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बना ले, 105 105 105। अब ओवरऑल ना तो कोई लाभ होनी चाहिए ना ही कोई हानि, यानी कि ओवरऑल होना चाहिए 0। मतलब पहले आर्टिकल पे क्या है? 10 का सामान 7 में बिका, 3 का लॉस है, 3 की गुणा हो रही है 15 में 45। पहले सामान पे 45 का लॉस है, दूसरे पे 11 का सामान 15 में बिका, 4 का प्रॉफिट है, 4 की गुणा हो रही है 7 में, दूसरे सामान पे 28 का प्रॉफिट है दूसरे आर्टिकल पे।
भाई 11 का समान 15 में का 4 का प्रॉफिट 4 सकते 28 या 28 का प्रॉफिट है। तो आप बताओ तीसरे आर्टिकल पे कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस होना चाहिए? ओवरऑल आना चाहिए जीरो। अगर ये -45 है तो 45 प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 28 + 17 45, यानी कि तीसरे आर्टिकल पे 17 का प्रॉफिट होना चाहिए। 28 + 17 45 का प्रॉफिट हुआ, 45 का लॉस हुआ, ओवरऑल क्या हो गया? जीरो। अगर यहाँ 45 लॉस है तो टोटल प्रॉफिट भी 45 करवा लो, 28 और 17 45 होता है, यानी कि तीसरे आर्टिकल पे 17 प्रॉफिट होना चाहिए, वो 105 में बिकेगा। तो तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 105 में से 17 माइनस करो 88, तो तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 88 यूनिट होगा। 88 पे 17 प्रॉफिट होगा, तभी तो मेरे प्यारे 105 में बिकेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि तीसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 88 यूनिट आएगा। 88 मतलब आंसर 8 से भी कटेगा 11 से भी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता ना, ये उत्तर हो सकता है मेरे दोस्तों। दो ऑप्शन में फंस गए, ए ऑप्शन में और मेरे प्यारे भाई आपका डी में। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हर वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या? 2520। ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना? 105। ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस 105 है। 105 की वैल्यू सवाल में 2520 रुपए है। कितने गुना? 105 दूनी 210 और 42, 105 होगा 420, 24 गुना। तो 24 टाइम से आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वस्तु जेड का क्रिया मूल्य क्या? 88 यूनिट। तो 88 यूनिट की वैल्यू है बच्चों 88 का 24 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया। रुपए में 8 चौ 32 2 आएगा मेरे दोस्तों 2112 रुपए। रुपए का 90/18 और 15 संतरे 105 के बेचे, तो एक संतरा कितने का बेचा है? 105/15 रुपए का एक संतरा बेचा, यानी कि एक संतरा बेचा जाने 7 का। तो अब एक आर्टिकल का प्राइस निकालो। एक संतरा अगर 5 रुपए खरीदा है तो एक संतरा 7 में दिया जाने, तो 5 का सामान अगर 7 में गया तो प्रॉफिट कितना हुआ? हर एक उस पे 2/5, यानी कि 40% का प्रॉफिट हुआ। ध्यान बात रखना कि अजय ने जितने संतरे खरीदे होंगे उतने ही संतरे बेचेगा मेरे प्यारे। क्लियर है? हाँ जी। देखिए आदमी दो चीजें होती है मेरे दोस्तों, एक होता है रेट और एक होता है क्वांटिटी। दो अलग अलग चीजें, एक होता है रेट और दूसरा होता है क्वांटिटी। आदमी जितना क्वांटिटी सामान खरीदता है उतना ही बेचता है। जैसे मैं मार्केट से 10 किलो आलू खरीद के लाया तो मैं आपको कितने किलो बेचूंगा? 10 किलो बेचूंगा मेरे प्यारे, सारा सामान खरीद के लाके बेचूंगा। क्वांटिटी सेम रहती है मेरे प्यारे, लेकिन रेट बदलता रहता है। आदमी खरीद के लाता है आलू किसी और भाव से, बेचता है किसी और भाव से। तो आपके सामने कहीं एक लैंग्वेज ये दिखाई दे, ए पर्सन बाइज, ए पर्सन बाइज, ए पर्सन बाइज 15 आर्टिकल्स, ए पर्सन बाइज 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 112 रुपए। कहीं आपके सामने लाइन दिखाई दे तो आप क्या समझ रहे हो? ये है रेट मेरे दोस्तों, ये भाव है। मैं आप मार्केट में आता हूं ठेले वाले से आलू करे तो भाई साहब आलू क्या रुपए दिए, तो वो वाले बोलेगा भाई साहब आलू दिए 24 रुपए किलो, तो 24 रुपए पर केजी क्या है? वो रेट है मेरे दोस्तों। 1 किलो का भाव है 24 रुपए। मैं आपसे कहूं कि आपने आलू कितने खरीदे? आलू का भाव क्या? 24 रुपए पर किलो के हिसाब से। आलू कितने किलो खरीदे नहीं बता सकते भाई, क्योंकि आपको तो रेट पता नहीं। किलो आलू 24 रुपए का है, आपने कितने किलो खरीदा यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कहीं भी आप ऐसी लैंग्वेज देखो, हिंदी में अलग अलग होती है, इंग्लिश में सेम होती है। एक आदमी ने 16 आर्टिकल खरीदे एट द रेट ऑफ 112 रुपए, यानी कि इस बात का मतलब है कि आदमी 16 वस्तु खरीद के लाता है 112 रुपए की, तो एक वस्तु 7 रुपए की है। 112/16 कितना होगा? 7 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से वो जो है आदमी सामान खरीद के ला रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आदमी जितनी क्वांटिटी खरीद के लाएगा उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा, लेकिन रेट अलग अलग होगा। खरीद के किसी और रेट से आएगा, बेचेगा किसी और रेट से। अब मेरे दोस्तों ये तो पहला सवाल तो काफी बेसिक था, 28 आप खुद से करना है, ठीक है। 28वां सवाल ये बताएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 30 आपके सामने, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बनाओ। और इधर मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों वेजिटेबल। वेजिटेबल आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुनेगा। एक आदमी, एक डीलर, वेजिटेबल डीलर बाइस 50 कैरेट 436, इस बात का मतलब ये है कि खरीदने सब्जी विक्रेता जो खरीद के लाया है 50 कैरेट 36 रुपए के हिसाब से, यानी कि मार्केट से खरीद के लाता है मेरे कैरेट, इधर मैं लिख रहा हूं सॉरी रुपीस, इधर मैं लिख रहा हूं रुपीस। 50 कैरेट वो 36 रुपए के भाव से खरीद के लाता है, 50 गाजर 36 के हिसाब से। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो 36 गाजर बेचता है 50 रुपए के हिसाब से। 36 गाजर कितने के भाव से बेच रहा है? 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ? एक आर्टिकल का प्राइस बता रहा हूं नीतीश। आकाश मैं आपको केवल रेट समझाना चाहता हूं। कैसे आदमी भाई, एक आदमी सब्जी बेचने वाला है, वो गाजर खरीद के लाता है फिर आपको बेचता है, तो जितनी टोटल क्वांटिटी वो खरीद के लाया होगा उतनी ही टोटल क्वांटिटी वो आपको बेचेगा। खरीद के किस भाव से लाया है? 50 गाजर 36 रुपए के रेट से खरीद के लाया, यानी कि हर 50 गाजर 36 रुपए की पड़ी है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो हर 36 गाजर को 50 रुपए में बेचता है। कितने का उसको प्रॉफिट है लॉस हुआ? दो तरीके बताऊंगा। बेसिक तरीका क्या है? जितने आर्टिकल खरीद के लाया है उतने ही बेचेगा मेरे प्यारे भाई। सुनो, तो यहाँ 50 गाजर है, 36 गाजर है, तो आर्टिकल को सेम बनाओ। 50 और 36 को मेरे दोस्तों सेम बनाइए। 50 और 36 को सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों एलसीएम क्या होता है? 900। 50 और 36 को जितनी गाजर खरीद के लाया उतनी तो बेचेगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बनाओ। 50 और 36 को सेम बनाने के लिए ऊपर 36 से गुणा कर देते, 36 से गुणा कर देते, और 36 गुणा 36 हो गया 1296, यानी कि आदमी 36 गुणा 50 1800 गाजर खरीद के लाया 1296 की, नीचे 50 से गुणा कर देते हैं, और 50 गुणा 36 गाजर बेची मेरे दोस्तों ने 2500 रुपए में। 50 गुणा 50 2500 रुपए की। तो मैंने मेरे प्यारे भाई आर्टिकल को सेम बना लिया। जितने आर्टिकल वो जितनी गाजर खरीद के लाया है उतनी ही गाजर वो बेचेगा। समझ में आया? तो भाई वो खरीद के लाया है 1800 गाजर 1296 की और बेचेगा 1800 गाजर 2500 की, तो कितना प्रॉफिट होगा? 1296 का सामान अगर 2500 में बिकेगा तो 1204 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। कितना परसेंट है जवाब दीजिएगा? 1296 अगर 100% की वैल्यू है, 1296 लगभग 1300 होता है, 1300 का 100% 90% निकालो, 170, 90% से ज्यादा ही आएगा। सी ऑप्शन 92.9% का मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट होगा, ये आंसर। लेकिन आप इस टाइप के सवालों को शॉर्टकट से जल्दी भी कर सकते हो। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं। एक आदमी खरीद के लाता है 36 गाजर किस रेट के हिसाब से? खरीद के लाता है 50 गाजर 36 रुपए के हिसाब से मेरे प्यारे भाई। जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है 36 गाजर 50 रुपए में। कितना उसको प्रॉफिट है लॉस हुआ? जब भी आपको ऐसा कोई सवाल हो, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सीपी। वो खरीद के लाया है, खरीद के किसी और भाव से लाया है, बेच के किसी और भाव से रहा है। 50 गाजर 36 के दाम में खरीद के लाया, बेच रहा है 36 गाजर 50 के दाम में। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है लॉस हुआ? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 गुणा 36 1296, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 गुणा 50 2500। सबसे बेस्ट तरीका ही करने का, यानी कि अल्टीमेटली ये पता चलेगा कि उसने 1296 का सामान 2500 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 1204 का प्रॉफिट हुआ। 1296 पे 1204, 1296 का 1300, 1300 का 90% निकालूंगा तो 1170 आएगा, यानी कि 90% से ज्यादा है, 90% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। एक ही ऑप्शन है सी। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक एक आर्टिकल का प्राइस निकालो, एक आर्टिकल का प्राइस जैसे हमने यहाँ पे किया, या फिर मेरे दोस्तों आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अल्टीमेटली हमें आर्टिकल को सेम करना है, जितने आर्टिकल खरीदेंगे उतने ही आर्टिकल आप बेचोगे। एक और सवाल करवाता हूं, जैसे देखो सारे लेटेस्ट सवाल है। एक अंडा बेचने वाला अंडा बेचता है एट 94 रुपए 20, इधर लिखते हैं बच्चों हम एग या आर्टिकल, इधर हम लिखते हैं रुपीस। तो अंडा बेचने वाला अंडा खरीद के लाया 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से, 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया। जब बेचने की बारी आती है तो 28 रुपए में 11 अंडे बेचता है, वो 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है।
तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सवाल है आपसे। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 गुणा 20 220, 220 रुपए का सामान कितने में गया मेरे प्यारे भाई, तो आपको 28 9 28 निम्मा कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 180 और 72 252 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 14 निम्मा 126 हो जाएगा, दूनी 252, यानी कि अल्टीमेटली 220 का जो सामान है वो 252 रुपए में बिक गया। तो कितना प्रॉफिट हो, 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया 220 पर। यानी कि अगर हम आर्टिकल की क्वांटिटी को सेम बना ले तो 220 का सामान 252 में जाएगा, तो 232 का प्रॉफिट होगा 220 पर, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 8/55, ठीक है ना। 55 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा ना, 56 को 7 से भाग देंगे 8 आएगा, यानी कि 14.28%, 14.28 से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए डी ऑप्शन। अगर 8/56 होता तो आ जाता 14.28, 8/56 कितना होता है 1/7, 1/7 कितना होता है 14.28%, लेकिन 8/55 है, अगर नीचे के हर को छोटा करते हो 56 से छोटा कर रहे हो तो आंसर बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 14.8 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है डी, ये हो गया। समझ पाए अब इस टाइप के सवाल को, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे हैं, ठीक है, बेस्ट है ना तरीका।